हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बेहद ही खास मुद्दे और एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम आप कह सकते हैं जितने भी बर्निंग इश्यूज हैं, उन सभी के बारे में इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पहला टॉपिक है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। कई लोगों को इसके बारे में पता है और कई लोगों को आज भी इसके बारे में नहीं पता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या किस तरह से ये इशू पूरी तरह डिबेट का मुद्दा बना हुआ है लोकसभा में भी, और 2019 से ये किस तरह से मोदी गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट का एक खास उद्देश्य रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्यों हमारे भारत के लिए जरूरी है, ये एक बेहद अहम क्वेश्चन है, एक बेहद अहम प्रश्न है, इस पर भी हम लोग आएंगे। साथ ही साथ इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसकी मीनिंग के बारे में, इसका नेचर कैसा है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, और कुछ केस स्टडीज, जैसे कि अगर हम लोग बात करें शायरा बानो या शाह बानो का केस, साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट केस अगर हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटीज में देखें, क्रिश्चियन कम्युनिटीज में एक मैरी रॉय का केस हुआ है, उस पर भी हम लोग आएंगे। और साथ ही साथ इसकी आवश्यकता क्यों है करंट भारत को, इस पर भी हम लोग आएंगे। तो सारा इश्यूज क्या है, किन बातों से रिलेटेड है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसका मेन उद्देश्य क्या है, हमारे भारत में ये आना चाहिए या नहीं, इस पर भी हम लोग आएंगे। तो सारी चीजें हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर, यानी स्टडी आपके साथ नाम का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आप जुड़कर अपने डाउट पूछ सकते हैं। साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी यहीं पर मिल जाएगी। स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं या फिर एमपीपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, उनके लिए ये इशू जानना बहुत जरूरी है। और साथ साथ अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये इशू पता होना चाहिए। कई देशों में या हमारे भारत के ही किसी एक राज्य में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, लेकिन उस पर भी हम लोग आएंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ आगे की बातें, यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग को समझने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस पूरी सीरीज को, या फिर करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है जहां पर हम लोग एक क्रिस्पी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो टोटल 8 लेक्चर में हमारा मंथ का, या 7 लेक्चर में हमारा पूरे मंथ का करंट अफेयर कंपाइल हो जाता है। तो आपको बस इसी सीरीज के साथ जुड़े रहना है। और अगर आपको ये पूरा हमारा प्रयास या ये पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी आप इस पूरे इशू को या इस पूरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक बेहद खास मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के मीनिंग के बारे में। इसकी मीनिंग जानने से पहले ये इशू कब से अराइज होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में, संविधान के किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, तो संविधान का जो डीपीएसपी पार्ट है, पार्ट 4 की अगर हम लोग बात करें, पार्ट 4 में एक आपने पढ़ा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। इसके अंतर्गत आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 44 या 44 के अंतर्गत इसके बारे में लिखा गया है, जहां पर ये लिखा गया है कि ये स्टेट शेल इंडिवर, यानी कि स्टेट यह इंश्योर करेगा कि वो एक समान नागरिक संहिता यानी कि एक यूनिफॉर्म लॉज बनाए सभी के लिए पूरे भारत में, या लागू करवाने की बात करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में इसका ये मुद्दा क्यों इतना अराइज हो रहा है, इसका मेन रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं लगातार कई केसेस में, वो एक महत्वपूर्ण इशू है, महत्वपूर्ण बात है। इस वजह से साथ साथ इंडिया को इस रिफॉर्म की जरूरत है या नहीं, इसके बारे में भी जानने के लिए या इसके बारे में पता होने के लिए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जानना जरूरी है। और इसी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट का जो 2019 का जो संकल्प पत्र है, उसमें एक 3 अहम मुद्दों के बारे में उन्होंने घोषणा की, जिसमें से पहला इशू था आर्टिकल 370, दूसरा इशू था राम मंदिर का डिस्प्यूट सॉल्व करना। तो ये दोनों डिस्प्यूट तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। और तीसरा इशू जो है वो है यूसीसी को लेकर, यानी कि हो सकता है इसी साल या अभी की बैठक में यूसीसी जैसा कुछ कानून देखने को मिल जाए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे इंडिया में होता क्या है। ठीक है, आप समझिए एक एक चीजें आपको, मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको चीजें मोर और लेस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और मैं इसका पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा खुद का पहला ऐसा अटेम्प्ट है, एक डेयरिंग अटेम्प्ट है कि मैं इस मुद्दे पर या किसी एक नए डिबेटेबल मुद्दे पर बात करूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग जरूर मिलेगा। अगर किसी तरह की त्रुटि होती है तो आप संभाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए।
चलिए बात करते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर हम लोग सिर्फ इसकी वर्डिंग्स पर जाएं, मैं मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हर एक पॉलिटी के हर एक टर्म को समझने के लिए सबसे पहले उसका जो मेन टर्म, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी मुद्दे को समझना है या किसी भी टॉपिक को समझना है तो उसकी जो मेन हेडलाइन है उसको समझ लेंगे तो सारा सार वहां से निकल कर आ जाता है। अगर हम लोग सिर्फ बात करें कोड की, तो कोड क्या होता है? कोड क्या होता है? आप ऐसा कह सकते हैं, कोड में सारे रूल बुक टाइप का कुछ कह सकते हैं। कोड क्या है? हिंदी में अगर इसे कहें तो संहिता, संहिता। और आप ऐसा कह सकते हैं कि रूल बुक, यानी कि सिंपल सी बात है कि कई सारे, जैसे अगर हम लोग बात करें कि आप अगर किसी हॉस्टल में रहते हैं और 3-4 लोगों के समूह में रहते हैं अगर आप, तो आप ऐसा समझिए कि आपने घर में ही एक कानून बनाया कि फलाना व्यक्ति फलाना व्यक्ति झाड़ू पोछा करेगा, है ना? दूसरा व्यक्ति खाना पीना बनाएगा, तीसरा व्यक्ति बाजार से सामान लाएगा, है ना? और चौथा व्यक्ति घर की साफ सफाई करेगा। ऐसा कुछ आपने एक रूल बना दिया, लेकिन ये रूल्स कहीं लिखे नहीं होते, है ना? ये आप खुद से बनाते हैं। और फिर अगर किसी व्यक्ति ने ये लॉज या इन रूल को तोड़ दिया तो फिर क्या होता है? आपस में बहस होती है कि यार कल हमने ये ज्यादा काम किया था तो आज तुम करोगे, कल मैंने ज्यादा सब्जी लाई थी तो कल तुम लाओगे। ऐसे कुछ डिबेट आप इशू, अगर आप हॉस्टल्स में रह रहे हैं या कहीं रूम लेकर रह रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें देखने को जरूर मिलती होगी। साथ ही साथ अगर 4 तरह के लोग हैं तो आपस में मतभेद होना तो लाजमी है, और होना होना भी चाहिए एक तरह से। तभी आप एक अच्छे कानून की तरफ बढ़ पाएंगे, एक अच्छा घर में कानून चला पाएंगे, है ना? तो एक यूनिफॉर्मिटी जरूरी है कि एक हर एक किसी क्लॉज को ब्रेक ना किया जाए। एक यूनिफॉर्मिटी जरूरी है उस पर, यानी कि समान तरीके से। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बिखरा कानून, एक बिखरा कई तरह का कानून, कई मैटर्स पर इस तरह का बिखरा कानून है, उन सभी कानून को एक जगह पर लाकर लिख देना, आप ऐसा कहें तो वो क्या है? वो कहाँ होता है? रूल बुक में होता है। ठीक है। तो कोड हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये एक रूल बुक है। और भारत में 2 तरीके के मामले होते हैं। अगर हम लोग सिविल पर की बात करें तो सिविल का मतलब क्या होता है? सिविल की बात करें यहां पर तो इसका मतलब है क्या? नागरिक। ठीक है, तो यही लेते हैं। तो अगर बात करें हमारे भारत में 2 तरीके के कानून चलते हैं। एक होता है आपका सिविल मैटर्स, और दूसरा होता है आपका क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है। अगर हम लोग बात करें सिविल मैटर्स में की, तो सिविल मैटर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो अगर हम लोग सिविल मैटर्स की बात करें और क्रिमिनल मैटर, तो पहले क्रिमिनल मैटर को देख लेते हैं। क्रिमिनल मैटर बहुत आसान है समझना, कि जैसे कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, या फिर किसी का रेप हुआ, या फिर आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, या फिर आप किसी भी ऐसे इवेंट आपने किए जिससे किसी व्यक्ति को या समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। तो ऐसे ऑफेंसेस जो हैं वो एग्जाम्पल है क्रिमिनल मैटर्स का। जबकि सिविल मैटर्स की अगर हम लोग बात करें तो सिविल मैटर्स में आप पर्सनल लॉज पर्सनल लॉज को शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आपका जमीनी विवाद है, लैंड डिस्प्यूट्स हो गया। ठीक है, एक एक्स पर्सन है, एक वाई पर्सन है, तो इन 2 व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज हो गए। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मतलब क्या? जैसे कि अगर बात करें, आप किसी सर्विस में जाते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, तो वहां पर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म मिलता है। ठीक है, तो वहां पर आपके और संस्था के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। तो आप ऐसा समझ लें वो सारे इश्यूज, है ना, कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज की बात हो रही है। या फिर आप तीसरा ले सकते हैं, लैंड डिस्प्यूट, तो बहुत कॉमन है। लैंड डिस्प्यूट बहुत कॉमन है। या फिर ऐसे इश्यूज पर्सनल लॉज में क्या आते हैं? जैसे आपका हो गया तलाक का मुद्दा, हो गया डाइवोर्स, यानी जिसे आप बोलते हैं डाइवोर्स, या फिर आप मैरिज का मुद्दा हो गया, है ना, दहेज वाला मुद्दा हो गया। तो इस तरह के सारे पर्सनल लॉज हैं। चाहे वो सक्सेशन की बात कर लें, आप सक्सेशन की बात करें, सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार, मतलब आपकी संपत्ति किसको मिल रही है, आपके बेटे को मिलेगी, आपकी वाइफ को मिलेगी, ऐसा कुछ मुद्दा जो होता है वो सक्सेशन का मुद्दा कहलाता है ना? तो ये सारे मुद्दे पर्सनल लॉ से रिलेटेड है। यानी आप ऐसा कहें फैमिली डिस्प्यूट्स ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये किस पे आते हैं? सिविल मैटर्स। और यहाँ जो सारी कवायद चल रही है वो सिविल मैटर्स के ऊपर है। यानी सिविल मैटर्स को ही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्रिमिनल मैटर्स को छेड़छाड़ नहीं करना है अभी। यहाँ पर जितनी भी बात होने वाली है वो सिविल मैटर्स को लेकर होने वाली है। तो सिविल मैटर्स को ज्यादा डिटेल में पढ़ना या समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो सक्सेशन, लैंड डिस्प्यूट वही, क्या इतने इस पार्ट पर मेरा कब्जा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं फलाना, ये वाला कब्जा भी मेरा ही है, इधर ये वाला कब्जा भी, इस एरिया पर भी मेरा ही कब्जा है, तो ये भी मुझे चाहिए, है ना? या फिर या फिर 2 अगर बेटे हैं तो कहते हैं कि मुझे आधा आधा नहीं 1/3 चाहिए। ऐसा कुछ मुद्दा जो आपके आम परिवारों में होता होगा, आप देखते होंगे, उससे आप रूबरू होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है। तो 2 व्यक्तियों के बीच के आपसी मसले जिन पे कॉम्प्रोमाइज होता है। जनरली कोई ऐसी सजा नहीं होती कि आपको बहुत ज्यादा सजा या फांसी की सजा दे दी, या बहुत बड़ा 7 साल 10 साल 14 साल इस तरह की कोई सजा नहीं होती है।
जनरली। और और ये आपस में सुलह करके कॉम्प्रोमाइज आप जिसे बोलते हैं, सुलह कर समझ जाते हैं, ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत एक माइन्यूट कंपनसेशन की बात होती है यहाँ पर, तो ये मैटर्स बिल्कुल सामान्य होते हैं, इन पर बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। जबकि अगर क्रिमिनल मैटर्स की बात करें तो अगर आपने किसी के घर में बॉम्ब फेंक दिया तो वो एक क्रिमिनल मैटर हो गया, या मर्डर कर दिया किसी का, एक्सीडेंट कर दिया किसी का, तो इस तरह के मैटर्स क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पनिशमेंट क्या है, हार्श पनिशमेंट है यहाँ पर, है ना, कठोर दंड का प्रावधान है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपसी सुलह से भी ये मसले सुलझाए जाते हैं, है ना। और ज्यादातर आपसी सुलह करवाने की कोशिश होती है, जितने भी जजेस हैं, जितने भी लॉज अभी सिविल मैटर्स के चल रहे हैं, उन सभी में ज्यादातर सुलह के से सही हो जाते हैं, और अगर नहीं भी होते हैं तो फिर वो चलते रहते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। चलिए, दूसरा मुद्दा क्या है, अगर हम आपने समझ लिया हो सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स में फर्क क्या है, तो सिविल मैटर्स सारे दो व्यक्तियों के बीच में, चाहे वो लैंड डिस्प्यूट्स हो, चाहे वो पर्सनल लॉज हो, कॉन्ट्रैक्ट इशूज हो, या फिर सक्सेशन का इशू हो, डाइवोर्स, मैरिज, इस तरह के जो इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज किस पर आते हैं, सिविल मैटर्स। अच्छा, एक वर्ड और मैं लिख देता हूँ, अडॉप्शन। अडॉप्शन मतलब क्या होता है, गोद लेना। तो अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है तो उसका सक्सेशन आपको मिलेगा या नहीं, इस तरह के जो प्रावधान है ये सिविल मैटर्स के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स में एक बेसिक फर्क या बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया में चल क्या रहा है, या इंडिया में हो क्या रहा है। इंडिया में करेंटली अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो इंडिया में सिविल मैटर्स के लिए एक यूनिफॉर्मिटी है पूरे देश में, जैसे क्रिमिनल मैटर्स के लिए एक यूनिफॉर्मिटी है पूरे देश में। क्रिमिनल मैटर्स में अगर हम लोग बात करें तो दो लॉज है हमारे पास, एक है आईपीसी का नाम आपने सुना होगा, आईपीसी 1860, और एक है सीआरपीसी, सीआरपीसी 1861, ठीक है। यानी कि इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये यूनिफॉर्म लॉज हैं, ये यूनिफॉर्म लॉज बना दिए गए हैं, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाए थे और उसी को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट के साथ कुछ प्रावधान को हटाया गया। और आप ऐसा कह सकते हैं मोर और लेस सभी समाज के वर्ग, चाहे वो जितने भी हों, चाहे अगर हम लोग बात करें चाहे वो हिंदू हों, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, या कोई भी माइनॉरिटी हो। माइनॉरिटीज में कौन कौन आ जाते हैं, माइनॉरिटीज में अगर हम लोग बात करें तो जैसे बुद्ध आ गए, है ना, सिख आ गए, जैन आ गए, है ना। तो ये सारे जो ये जो ग्रुप है, समाज का एक वर्ग है, ये सभी माइनॉरिटीज के अंतर्गत आ गए। और हम लोग बात करते हैं कि इन सभी के ऊपर, यानी कि इंडिया में रहने वाले सभी लोगों को के ऊपर या सभी व्यक्तियों के ऊपर क्रिमिनल मैटर्स पर सेम लॉज हैं, कौन सा, आईपीसी और सीआरपीसी। मतलब जिनको भी सजा होती है वो इन्हीं प्रावधान के तहत होती है। और जबकि सिविल मैटर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो सिविल मैटर्स के पर कोई भी एक फिक्स्ड कानून नहीं है। जैसे हमने बोला, हिंदू के लिए, हिंदू समाज के लिए एक अलग कानून है, मुस्लिम समाज एक अलग तरीके से फैसला करता है, मुस्लिम समाज एक अलग तरीके से फैसला करता है, क्रिश्चियंस का अपना अलग है, क्रिश्चियंस और अदर माइनॉरिटीज का अपना अलग कानून है। तो आप कह सकते हो कि एक बिखरा बिखरा सा कानून है, जिसमें कई सारे एक्ट्स आप देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, क्रिश्चियंस के अलग एक्ट देखने को मिल रहे हैं आपको, मुस्लिम्स के अलग एक्ट देखने को, और हिंदू के अलग एक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर घर में 4 लोग हैं और 4 लोगों के अलग अलग कानून अगर हो, मतलब सबको इतनी आजादी हो, आप ऐसा समझें कि सबको इतनी आजादी हो कि वो अपना कानून खुद बनाए और खुद तोड़ सके, तो आप सोचिए कैसा हो। मतलब तोड़ना एक बात की बात हुई, लेकिन उसमें खुद से अमेंडमेंट कर सकें, या फिर आप ऐसा कहें कि उन पर्टिकुलर व्यक्तियों, उन 4 लोगों के लोग अपनी मनमर्जी से चलते रहें, तो आप ऐसा कहेंगे कि एक समय के बाद हो सकता है कि जब तक चीजें समझ में आ रही हैं, तब तक ऐसे ऐसे कुछ ना हो, ऐसे कुछ विवाद ना हो, तो एक समय के बाद वो आपस में बिखर जाएंगे। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आपको घर चलाना हो, अगर हम लोग सिर्फ घर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, घर चलाना है, या फिर आपको 4 अलग अलग दोस्तों के साथ रहना है, तो आपको एक यूनिफाइड लॉ की बहुत जरूरत होगी। मतलब आपके घर में एक यूनिफाइड लॉ होना बहुत जरूरी है कि कौन सा व्यक्ति सब्जी लेने जाएगा, कौन सा व्यक्ति खाना बनाएगा, कौन सा व्यक्ति बर्तन धुलेगा और किस दिन धुलेगा, है ना, और कौन सा व्यक्ति झाड़ू पोछा करेगा। तो एक सिंपल सी बात है कि एक यूनिफाइड लॉ का होना बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ, क्योंकि पर्सन अलग अलग हैं तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी प्रायोरिटीज होंगी, तो उनकी प्रायोरिटीज या फिर उनकी डाइवर्सिटीज का आप ख्याल रखते हुए एक यूनिफाइड लॉ बना सकते हैं, ठीक है, और जो कि जरूरी होगा। वैसी ही नीड आज के समय पर इंडिया को है, और वो क्यों है उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप खुद सोचकर देखिए, क्या एक यूनिफाइड लॉ का होना जरूरी है या नहीं है। इसी पर्सपेक्टिव पर आप ध्यान से सोचिए, इसी एग्जांपल के साथ
कि क्या एक यूनिफाइड लॉ का होना जरूरी है, जिसमें आप सब मतलब 4 लोग हैं तो चारों व्यक्तियों की डाइवर्सिटीज, उनके कल्चर का ध्यान रखते हुए एक यूनिफाइड लॉ बना दिया जाए, जिसमें कुछ जितने भी जिसमें किसी व्यक्ति के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उस डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया जाए, भी जितने भी अत्याचार अगर किसी व्यक्ति के साथ हो रहे हैं तो उनको हटाकर बाकी सारी चीजों को साथ रखते हुए सभी को एक साथ रखा जाए या सभी के लिए एक लॉ बनाया जाए। एक सिंपल सा मुद्दा यही है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का एक सिंपल सा मुद्दा है कि जहां पर सभी धर्म, चाहे आप सभी रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, माइनॉरिटीज हो, या भारत में रहने वाले जितने भी अलग हो, अगर हम लोग बात करें एक और ग्रुप का नाम आप ध्यान रख लें, ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स सबके अपने अलग अलग कस्टम्स हैं, क्योंकि हमारे भारत में सबका अपना अलग कल्चर है। हिंदू का एक हिंदू हिंदू वर्ग अपना कुछ अलग रिलीजन फॉलो करता है, यहाँ पे सके अलग कल्चर के साथ चलता है। मुस्लिम का अपना अलग कल्चर है। क्रिश्चियंस का अलग कल्चर है और माइनॉरिटीज का अलग कल्चर है। ट्राइबल्स का अपना अलग कल्चर है। ट्राइबल्स में भी तो बहुत सारे आपको देखेंगे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। कहीं की एक ट्राइब कुछ अलग तरीके से किसी कस्टम को परफॉर्म कर रही है, तो वहीं कहीं दूसरी ट्राइब उसी सेम कस्टम को कुछ कुछ दूसरे तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो आप देखते हैं कि इंडिया में कई तरीके से डाइवर्सिफाइड लोग हैं, मतलब लोग ऐसे हैं जो कि डाइवर्सिफाइड तरीके से अपने कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हर एक रिलीजन के कुछ फ्लॉज हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं। वो मिस्टेक्स क्या है? वो मिस्टेक्स ये है कि जैसे हिंदू में पहले के समय पर बाइगैमी अलाउ थी। बाइगैमी या पॉलीगैमी का मतलब है कि आप एक से ज्यादा शादी करें, है ना। बाइगैमी मतलब 2 शादियां, और 2 से ज्यादा जब होती हैं शादियां तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर 2 शादी कर रहा है तो बाइगैमी हो गया, और अगर कोई व्यक्ति 2 से ज्यादा शादियां कर रहा है तो पॉलीगैमी। हिंदू को करंट टाइम पर अगर हम लोग बात करें, हिंदू धर्म में करंट पहले के टाइम पर हिंदू को बाइगैमी अलाउड थी, लेकिन करंट टाइम पे 1956 का एक एक्ट है जिसके तहत हिंदू को अब करंट टाइम पर बाइगैमी अलाउड नहीं है। लेकिन आज भी मुस्लिम समाज को बाइगैमी अलाउड है। सिंपल सी बात है। क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं? अच्छा, मुस्लिम्स और हिंदू में फिर भी थोड़ी सी आप देख रहे हैं कई सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन क्रिश्चियन समाज में एक मैरिज को रजिस्टर करना एक प्रमुख प्रथा मानी जाती है। मैरिज रजिस्टर की जाती है, ठीक है। ट्राइबल्स में ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है ना। तो आप देख रहे हैं डाइवर्सिफाइड है, सारी चीजें डाइवर्सिफाइड है। तो आप कह सकते हैं किसी एक समाज के साथ न्याय होगा और किसी अलग समाज के साथ न्याय नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरत है कि एक यूनिफॉर्म लाई जाए। अब जब हम लोग यूनिफॉर्म बार बार कह रहे हैं तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं सारी चीजें इरेज करूं क्या? अच्छा चलिए, नहीं करते हैं। यूनिफॉर्म की अगर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता क्या है? कई लोग समझते हैं यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कॉमन। कॉमन नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूं। यूनिफॉर्म का सिंपल सा मतलब है, सबसे पहले तो आप यूनिफॉर्म वर्ड पर जाएं। यूनिफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो आपने एक वर्ड सुना होगा यूनिफॉर्म। वो कहाँ सुना होगा? कि आपके बच्चे या आपके समाज में आप लोग खुद भी जाते रहे होंगे जब स्कूल, तो आप बोलते होंगे कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है आपके स्कूल का। एक बहुत ही बढ़िया सा एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता था, जिसमें से आपके शर्ट का रंग, पैंट का रंग, बेल्ट का रंग, या बेल्ट किस तरह से होगा, शूज का रंग, सब कुछ फिक्स होता था। एक फिक्स था कि सारे बच्चे एक यूनिफॉर्म तरीके से एक ही ड्रेस कोड के साथ आएंगे, ठीक है। और वो यूनिफॉर्म क्यों पहनाया जाता था, तो इसका भी रीजन है। आप सभी कहेंगे कि आप सभी जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि वहां पर जो जो बड़े और छोटे का अंतर है, मतलब कोई किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को ऐसी कोई भावना ना आए कि हमारा बगल वाला दोस्त जो है वो बहुत अच्छे खानदान से है, बहुत रिच है, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आता है, तो उसके पास कई सारी चीजें हैं और मेरे पास नहीं है, है ना। तो ऐसी कोई हीन भावना ना आए, इन सारी चीजों को रोकने के लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉलो किया जाता था, और वो ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट भी था। वो इंपॉर्टेंट क्यों था? जिससे सभी के रूप में सभी लोग बच्चों के में एक रूपता है। और साथ साथ अगर कहीं वो रैली पर जाएं तो आप देखते हैं कि सारे बच्चे अगर एक साथ जा रहे हैं तो उनको अलग से ही पता चल जाता था कि हाँ ये पर्टिकुलर इस फलाने स्कूल का है। सिंपल सी बात है। तो आप देखते हैं यूनिफॉर्म का मतलब ये, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब आपको कॉमन नहीं समझना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म जब आप किसी एक स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या जो फर्स्ट क्लास के बच्चे को जो ड्रेस कोड लग रही है कि मतलब किसी एक फिक्स्ड हाइट या फिक्स्ड शेप का जो पैंट शर्ट है, वही सेम पैंट शर्ट 10th क्लास के बच्चे को नहीं लगेगी। सिंपल सी बात है, और ये लॉजिकल बात है कि नहीं लगनी चाहिए। फर्स्ट क्लास के बच्चे को जिस तरह की पैंट शर्ट लगे लगे, मतलब अगर आप मान ले 5 और 6 इसकी हाइट और वेट आप जो भी समझे, इंच में समझे, तो 5 6 10th वाले को भी लगेगी। ऐसा कुछ आप सोच सकते हो क्या? इमेजिन कर सकते हो? आएगी ही नहीं ना। अगर हम लोग कॉमन बोलते
कॉमन बोल देते तो कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब कि जो फर्स्ट क्लास के बच्चे को लगा रहे हो आप ड्रेस, जिस हाइट का, जिस विड्थ का, जो भी हाइट है, जो चेस्ट साइज आप देखते हो, है ना, जो भी है शर्ट में, और वही सेम साइज आपको 10th क्लास के बच्चे के लिए भी लगानी पड़ेगी। लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? देखो, कॉमन का मतलब कि सबको एक एक तरीके से देखना है, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है सबकी डाइवर्सिटीज को ध्यान में रखते हुए, सबकी डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्लास का जो बच्चा होगा उसकी अलग साइज होगी पैंट शर्ट की, सेकंड क्लास के बच्चे की अलग साइज होगी, सेकंड क्लास के बच्चे की अलग साइज होगी, जबकि थर्ड क्लास के बच्चे की अलग साइज, और फोर्थ क्लास और इसी तरह 10th क्लास के बच्चे की एक अलग साइज होगी। लेकिन सब में यूनिफॉर्मिटी क्या है? यूनिफॉर्मिटी है कि उनका ड्रेस कोड, चाहे वो शर्ट अगर व्हाइट रंग की है तो व्हाइट रंग की ही सब पहनेंगे, चाहे फर्स्ट क्लास से चाहे वो 10th क्लास तक हो। वैसे ही पैंट का भी है सेम। तो आप देख रहे हो यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है। ठीक है, तो आपको समझना है दोनों बातों में फर्क क्या है। दोनों बातों में फर्क मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो मुझे, मेरे हिसाब से यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि सारे सारे किसी भी चार लोग हैं, चार व्यक्ति हैं अगर, तो सभी के लॉज को समान तरीके से रखना, लेकिन उसकी जो डाइवर्सिटीज हैं या उसके जो फ्लॉज हैं, फ्लॉज को हटाओ और उनकी डाइवर्सिटीज को प्रिजर्व करो। मतलब कोई भी अगर फ्लॉज हैं किसी समाज में, चाहे वो हिंदू की बात करें आप, चाहे आप मुस्लिम्स की बात करें, चाहे आप क्रिश्चियंस की बात करें, चाहे आप ट्राइबल सेक्शंस की बात करें, अगर इन समाज में सिविल लॉज में अगर बात करें, क्योंकि बात सिविल लॉज की हो रही है, सिविल लॉज में भी स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है? फैमिली डिस्प्यूट्स की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना है, फैमिली डिस्प्यूट की यहाँ पर बात हो रही है। फैमिली डिस्प्यूट्स में या फैमिली मैटर्स में जितने भी फ्लॉज है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वाले पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट्स हो गया, ये सारे जो है ये भी सिविल मैटर्स कहलाते हैं। अच्छा, टॉर्ट्स क्या है? टॉर्ट्स के अंतर्गत आप वो डिफेमेशन आप ले सकते हैं। डिफेमेशन मतलब क्या होता है? मान हानि का जो केस होता है वो भी किसके अंतर्गत आता है? सिविल मैटर्स के अंतर्गत आता है। तो सिविल मैटर्स के अंतर्गत कई सारी चीजें हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज है, वो क्या है? फैमिली फैमिली मैटर्स जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, डिबेट इसी पर है। ठीक है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या ट्राइबल्स, किसी भी सेक्शंस पर है, सभी के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बनाने की कोशिश, जहां पर आपके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया जाएगा सभी सेक्शंस के लिए। किस मैटर्स पर? सिविल मैटर्स पर, जिसमें से आपके फ्लॉज को, इन सभी सिविल मैटर्स, क्योंकि सबके अलग अलग अपने लॉज हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सभी के फ्लॉज जितने भी मिस्टेक्स हैं उनको क्या करना है? हटाना है। उनकी डाइवर्सिटीज को क्या करना है? डाइवर्सिटीज को प्रिजर्व करना है। और डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है। तो इस तरह से लॉज जो बनाने की प्रक्रिया है, एक पूरा कानून लिख दिया जाए, एक पूरा कानून, क्योंकि मैंने बताया आपको कोड का मतलब क्या है? कोड का मतलब है, आप ऐसा समझ, रूल बुक या, ठीक है, सिविल मैटर्स पर एक यूनिफॉर्म तरीके से सारे कानून को एक जगह पर लिख दिया जाए। ऐसा ऐसा कुछ प्रयास बीजेपी गवर्नमेंट, या आप ऐसा कहें मोदी गवर्नमेंट करने वाली है, जिस पर सभी डाइवर्सिटीज को प्रिजर्व करते हुए, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करते हुए, और फ्लॉज जितने भी हैं जो कि आज के समाज के हिसाब से, मॉडर्न सोसाइटीज के हिसाब से वो अच्छे नहीं बैठ रहे, अच्छे फिट नहीं हो रहे, उन सभी को हटाकर और डाइवर्सिटीज को प्रिजर्व करके एक यूनिफॉर्म तरीके से एक लॉ बनाना इसका उद्देश्य है। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपको कॉमन के साथ क्यों रिलेट करवाया? क्योंकि कई लोगों को ये इस बात का बहुत ज्यादा डाउट है। वो डाउट क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो डाउट ये है कि सभी को ऐसा लगता है कि, स्पेशली अगर हम लोग बात करें हिंदू, मुस्लिम्स या ट्राइबल सोसाइटीज में, ऐसा लगता है कि उनकी जो डाइवर्सिटीज है वो चली जाएगी। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, डाइवर्सिटीज, क्योंकि हमारे भारत में क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं, उनके सबके अलग कस्टम्स हैं, तो वो अपनी डाइवर्सिटी को नहीं छोड़ सकते ना। तो सबकी डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व किया जाएगा इस यूनिफॉर्म लॉ में। तो यूनिफॉर्म का मतलब कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि सभी वर्ग एक से नहीं है। हमारा जो भारत है वो सिर्फ हिंदू डोमिनेटिंग नहीं है। हमारा जो भारत है वो सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम्स नहीं रह रहे। हमारा जो भारत है यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं रह रहे। हमारा जो भारत है वहां पे सिर्फ ट्राइबल्स या माइनॉरिटीज नहीं रह रहे हैं। इस वजह से सभी के लिए कॉमन लॉ नहीं बनाया जा सकता, है ना। सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैंने इसका मतलब समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और एक आपके मन में अगर किसी भी तरह का भ्रम रहा होगा तो वो भी मुझे उम्मीद है कि मैं दूर कर पाया हूँ। सिंपल सी बातें हैं, सभी की डाइवर्सिटीज को प्रिजर्व करना, सभी की कल्चर को प्रोहिबिट करना, या कल्चर को सिक्योर करना। ठीक है, उन सभी को उन सभी को मानते हुए एक यूनिफॉर्म तरीके से लॉ को बनाना, इस प्रमुख यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है। ठीक है, स्पेशली मैंने बता दिया फैमिली मैटर्स पर ये सारा विवाद चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के ऊपर।
हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी लॉ को जानने के लिए। किसी भी लॉ को जानने के लिए उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लॉ अगर हमारे भारत में आ रहा है, अगर हम लोग बात करें यूसीसी, तो यूसीसी को बनाया क्यों जाना चाहिए, उसकी ये तो एक अलग मुद्दा है ही। लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या जो फैमिली मैटर्स, क्योंकि ये पूरा मैटर्स किसका है, फैमिली मैटर्स का। फैमिली मैटर्स में कई सारी चीज़ें आती हैं, मैंने आपको बताया, जैसे अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, कई सारी चीज़ें हैं। तो उन सभी फैमिली मैटर्स को के लिए एक यूनिफॉर्म तरीके से लॉ बनाना, यही यूसीसी है, सिंपल सी बात है। लेकिन इस फैमिली मैटर्स पर कब सबसे पहले रिफॉर्म होने स्टार्ट हुए, इस पर भी एक नज़र हम लोग डालते हैं। आप सभी ने अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो आप सभी को एक एक्ट याद होगा 1829 का। 1829 का एक एक्ट है जहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग राजा राजा राम मोहन रॉय की सहायता से एक एक्ट पारित करते हैं, एक अधिनियम लाते हैं जिसका नाम क्या है, अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट। अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829। अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829। आप सभी ने इस एक्ट के बारे में सुना होगा, यानी कि जो सती प्रथा थी उसे, सती प्रथा का मतलब क्या है, सती प्रथा का मतलब अगर किसी दो विवाहित कपल हैं, एक एक्स और एक वाई, एक्स मेल है और वाई फीमेल है अगर, तो आप ऐसा समझिए कि अगर एक्स की डेथ हो जाती है, यानी मेल मेंबर की डेथ हो जाती है, तो महिला को, यानी कि उसकी वाइफ को, उसकी चिता में एक साथ जलना होता था, जिंदा जलना होता था। यह है एक सती कस्टम। आप सोचिए कितनी बुरी प्रथा थी। और इस पर सबसे पहले कोई एक्ट लाया गया तो उसका नाम क्या है, अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की गवर्नमेंट ने लाया था। उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन रॉय की सहायता से इन्होंने इस एक कुप्रथा को समाप्त किया। मैं बहुत ज्यादा डिटेल पर जाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1829 में सबसे पहले। उसके बाद 1850 आते आते 1850 में, जैसा कि आपको पता होगा, 1848 टू 54, इस समय जो गवर्नर थे हमारे भारत के, वो थे डलहौजी साहब। मुझे उम्मीद है कि आपने इनका नाम जरूर सुना होगा हिस्ट्री में। ठीक है, 1850 तक आते आते कई सारे एक्ट्स इन्होंने लाए जो कि सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। उसमें से एक क्या है, कास्ट डिसेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट की बात हो रही है, जो कि 1850 का एक्ट है। इसके अलावा 1856 में आप सभी को पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया, उसका नाम क्या है, विडो रिमैरेज एक्ट, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। विडो रिमैरेज एक्ट 1856। इस समय पर इनकी सहायता किसने की, यानी गवर्नर जनरल की सहायता की ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मुझे उम्मीद है कि इनके बारे में भी आपने सुना होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के रिफॉर्म की वजह से विडो रिमैरेज एक्ट, यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आप ऐसा कुछ कहें, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का ये एक्ट है, जिस पर अगर किसी मेल मेंबर की डेथ हो जाती है ना, कपल में किसी मेल मेंबर की अगर डेथ हो जाती है, तो वो जो विडो है यानी विधवा है, वो फिर से पुनर्विवाह कर सकती है। इसके पहले क्या हो रहा था, सती एक्ट में क्या हो रहा था, सती एक्ट में किसी मेल मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो वाइफ को भी उसकी चिता के साथ, यानी मेल मेंबर की चिता के साथ एक साथ जलना होता था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कुप्रथा है, और इसी को समाप्त करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जो कि क्या है, अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829। यद्यपि ये दोनों एक्ट बहुत पहले हमारे साथ जुड़ गए थे, हमारे व्यवहार में आ गए थे, या आप ऐसा कहें लीगल सिस्टम में आ गए थे, लेकिन आज भी इसके एविडेंस, 90s में भी इसके एविडेंस देखने को मिले हैं। राजस्थान के किसी एक गांव में आज भी अब सती प्रैक्टिस परफॉर्म की गई, यानी 1990 के आसपास का दौर था। उस समय तक सती नाम की जो ये कुप्रथा है, ये बिल्कुल चलती आ रही। सोल्यूशन है वो एक तुरंत एक्ट के लाने से नहीं हो जाता। मतलब समाज में, या हमारा जो समाज है, क्योंकि हमारे समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, इस समाज में सिर्फ एक एक्ट लाने की वजह से एक रिफॉर्म तो जरूर होता है, कि मेजर चेंजेस तो जरूर होता है, लेकिन आज भी मतलब जो इवोल्यूशन है, समाज का जो इवोल्यूशन है, जो सोच में परिवर्तन है, वो एक सदियों तक होता है, आप ऐसा कहें बहुत लंबे समय तक होता है। तब जाकर कोई एक नया अच्छा रिफॉर्म बन सकता है और एक अच्छा समाज बन पाता है, जहां पर इन जैसी कुप्रथाओं को समाज से नकारा जाता है। जैसा कि इसके पहले आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी का दौर अगर आप पूछें, तो उस समय पर जो बेटियों
की जो पोजीशन थी, या लड़कियों की, गर्ल्स की जो पोजीशन थी, वो किस तरह की थी? क्या आपको एज अ गर्ल जितने राइट्स मिल रहे हैं करंट सोसाइटी में, क्या उतने राइट प्रीवियसली आपकी दादी को, है ना, या आपकी मम्मी को, क्या इतने सारे राइट्स मिले थे? सोचिएगा और पूछिएगा अपने घर में ही। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है। 1860 तक आते आते आपने देखा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, 1860 तक आते आते क्या 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 चीजें हुई। तो 1860 तक आते आते, 1860 तक आते आते एक नया कानून बना, वो है इंडियन पिनल कोड, जिस पर कई सारे सजा के प्रावधान या पनिशमेंट मैटर्स, पनिशमेंट क्या होगी, किस क्राइम को करने पर क्या पनिशमेंट होगी, ये सारी चीजें आईपीसी में दी गई हैं। और 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी, हालांकि इसका नाम चेंज हो गया, मैं बताऊंगा आपको इसका नया नाम क्या है, अभी इशू हुआ है। अभी मुझे लगता है शायद 12 अगस्त, ऐसा कहें 11 अगस्त को इस पर एक बिल पेश किया गया, जिस पर भी हम लोग आएंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल्स की प्रोसीडिंग किस तरह से की जाएगी, जो भी क्रिमिनल होगा, जो भी अपराधी होगी, उसकी प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलेंगी, इसके बारे में कहां पर बताया गया है? सीआरपीसी में बताया गया है। ठीक है, तो ये हम थे क्रिमिनल इश्यूज पर लेकर 1860 और 1861 में। देखिए, हम वो बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कि सिविल मैटर, एक सिविल मैटर ही था। सती प्रथा क्या है? एक सिविल मैटर है। अगर विडो रीमैरिज की बात करें तो विडो की रीमैरिज होनी चाहिए, एक सिविल मैटर है। ठीक है, तो इस पर कुछ रिफॉर्म आए राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे रिफॉर्मिस्ट की वजह से। इस पर भी हम लोग आएंगे। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, ये कब का एक्ट है? अगर हम लोग बात करें तो ये 1872 का एक्ट है, 1872 का एक्ट, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना। इसका भी नया नाम कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, है ना। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यहाँ पर किस तरह से एविडेंसेस इकट्ठा किए जाएंगे, अगर किसी मैटर में क्राइम होता है तो उसमें किस तरह से एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, इनके बारे में बताया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से किए जाएंगे, इसके बारे में एक पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और यही चीजें आगे कंटिन्यू होती गई। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब आप देख रहे हैं इसके बाद जो रिफॉर्म किए गए वो कोई भी बड़े रिफॉर्म नहीं थे। इसके बाद कभी सिविल मैटर्स पर एक बहुत बड़ा मेजर रिफॉर्म नहीं किया गया, क्योंकि उस समय इसकी हो सकता है जरूरत ना नहीं हो, लेकिन आज के परिवेश में इसकी जरूरत है। इसके बाद जो अगला रिफॉर्म जो होता है, उसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा आए तो एक मेजर रिफॉर्म देखने को मिलता है, 1937 में। 1937 चीजें अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें इरेज हो जा रही हैं, क्योंकि मैं इरेज करते जा रहा हूँ। वो क्या है? सबसे मेजर रिफॉर्म जो है वो ये है, 1837 में जो किया गया, वो है आपका हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एक्ट। कब का है ये एक्ट? 1837 का। ठीक है, और इसी साल मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट भी आया। तो दो चीजें आई, हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि हिंदू वुमेन को भी प्रॉपर्टी पर हिस्सा मिलेगा। हिंदू पर्सनल लॉ एक्ट आया, जिसमें मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज मैंने बताया ना अभी, फैमिली मैटर्स के पर, या किस तरह से मुस्लिम्स आपस में पर्सनली, एक एक्स और वाई, ये दोनों किस तरह से आपस में अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे, इस पर एक एक्ट मुस्लिम समाज लेकर आया, वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट। और हिंदू वुमेन को प्रॉपर्टी में कितना हक मिलेगा, कितना अधिकार मिलेगा या मिलना चाहिए, इस पर भी एक एक्ट बना 1937 में। ठीक है, इसके बाद 1939 में एक एक्ट आया मुस्लिम डिसोल्यूशन करके। एक सेकंड, डिसोल्यूशन, एक रिफॉर्म किया गया, डिसोल्यूशन टू मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, डिसोल्यूशन टू मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट। ठीक है, 1939। इस तरह से चीजें बदलती गई और समाज हमारा इस तरह से बदलता गया। और 1941 में बी एन राव साहब, जो एक एडवाइजर भी रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के में भी, इन्होंने उसके एक चीफ एडवाइजर के तरीके से काम किया है, यूएन में भी काम किया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी। तो जिनका नाम क्या है? बी एन राव। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और एक हिंदू मैटर्स पर, हिंदू लॉज पर लेकर, हिंदू लॉज को यूनिफॉर्म करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। और बाद में एक बिल लाया गया, हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल। अच्छा, ये कब की बात है? जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। हिंदू कोड बिल कब का है? तो हिंदू कोड बिल
जो है ये 1952 का है। अच्छा, ये पूरा जो डिस्प्यूट है, जवाहरलाल नेहरू किस तरह से हिंदू कोड बिल को लाते हैं और किस तरह से हिंदू कोड बिल को पारित करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा इशू है। मतलब क्या कि इसके पहले हिंदू कोड बिल लाने के पक्ष में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और कई अन्य लोग थे जो ये कहते थे कि ये हिंदू कोड बिल नहीं आना चाहिए। मतलब दो तरीके के लोग थे, क्योंकि आप सभी को पता होगा 1950 के पहले पहले 1952 के पहले 1952 के पहले कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी वही संसद का काम करती थी, आप सभी को पता है। इलेक्शन तो हुआ नहीं था, है ना। तो उस समय पर डिस्प्यूट हो रहा था कि अपने आप में कैसे ये हिंदू कोड बिल लाने की बात कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन तो हुआ नहीं है। आप चुनकर तो आए नहीं हो, आप चुनकर तो प्राइम मिनिस्टर यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि तो हो नहीं आप, ठीक है। तो इस वजह से जवाहरलाल नेहरू एक प्रण लेते हैं कि हम एक इलेक्शन में मैं बात करूंगा, मेरा मेन मुद्दा होगा हिंदू कोड बिल को लाने का। और अगर मैं जीत जाता हूं, अगर मैं इस इलेक्शन में 1952 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ, तब अगर मैं जीत जाता हूं तो ऐसा माना जाएगा कि हिंदू कोड बिल के समर्थन में पूरी हिंदू जनता है और मैं हिंदी कोड बिल को ला कर रहूंगा। हिंदू कोड बिल में क्या है मैं वो भी बताऊंगा, परेशान नहीं हो। तो 1952 की ये कवायद रही है कि आप देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं तो उनका और वो हिंदू कोड बिल के जब पक्ष में कोई बात कहते हैं कि हिंदू के लॉज को सारे को यूनिफाइड किया जाए, चाहे वो मैरिज की बात करें, चाहे वो सक्सेशन की बात करें, चाहे वो गार्जियनशिप की बात करें, चाहे वो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस की बात करें, इन सभी पर एक यूनिफॉर्म लॉज हम लेकर आएंगे हिंदू कोड बिल करके। कब का है ये बिल, इस पर भी आएंगे हम लोग। तो 1952 के पहले पहले क्योंकि बहुत सारे अन्य जो लोग थे, कुछ लोग समर्थन में थे और कुछ लोग असमर्थन में नहीं थे, उनको ऐसा लगता था कि इससे बाकी सेक्ट्स को या बाकी जो धर्म है, बाकी धर्म के लोग हैं उनको या फिर हिंदू को ही स्पेसिफिकली ये मंजूर नहीं हुआ कि उनके धर्म के साथ कोई छेड़खानी करे, है ना, कोई एक नया लॉ इंप्लीमेंट कर दिया जाए। इस वजह से इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि एक सेकेंड। तो इस तरह से जब प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन में वो कहते हैं कि हम एक अपना चीफ एजेंडा क्या रखेंगे इस इलेक्शन का, तो इस इलेक्शन का हमारा जो चीफ एजेंडा होगा क्योंकि हिंदू कोड बिल लाना, कि यानी कि हिंदू के जितने भी लॉज हैं उनको यूनिफॉर्म करना। इस तरह की बात किसने की, इस तरह की बात की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और जब वो इलेक्शन बहुत ज्यादा मतों से जीतते हैं, बहुत ज्यादा सीट अर्जित करते हैं, लगभग 437 के आस सराउंडिंग कुछ सीट थी, बहुत बहुमत प्राप्त करते हैं और बहुमत प्राप्त करते ही वो ये मानते हैं कि हिंदू कोड बिल के लाने के समर्थन में सारी जनता है और वो फिर बाद में हिंदू कोड बिल लाते हैं। इस तरह का रिफॉर्म कुछ हिंदू लॉज के या हिंदू समाज के लिए किया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिंदू कोड बिल के बारे में। हिंदू कोड बिल में है क्या क्या चीजें, और हिंदू कोड बिल आपकी मदद से जो हिंदू के लॉज हैं, हिंदू समाज के जो लॉज हैं, स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें जो सिविल लॉज हैं, उन्हें यूनिफाइड करने की का एक ये पहली पहल थी, आप ऐसा समझ सकते हैं। जबकि मुस्लिम्स के लॉज, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुस्लिम्स पर्सनल लॉ एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, पर्सनल लॉ एक्ट, या जिसे आप शरीयत एक्ट भी कहते हैं, शरीयत एक्ट भी कहते हैं, इसे शरीयत एक्ट भी कहा जाता है। 1937 का ये जो एक्ट है, इसके तहत मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉज थे उन्हें यूनिफाइड करने की बात की गई सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले बात की गई, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है लैपटॉप, ठीक है, तो आप समझ लीजिए, थोड़ा सा हैंडल कर लीजिए इसको। चलिए बात करते हैं कि जो मुस्लिम के पर्सनल लॉज हैं उन्हें यूनिफाइड करने का तरीका क्या था, शरीयत एक्ट 1937। तो अब मैं जब भी बोलूं शरीयत एक्ट तो आपको समझना है मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है शरीयत एक्ट, ठीक है, ऐसा आप समझे। हिंदू के लॉज को यूनिफाइड कब किया गया, तो किस तरीके से, हिंदू कोड बिल लाकर। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो किस किन सारी चीजों को के ऊपर। और अगर हम लोग क्रिश्चियंस की बात करें, थोड़ा सा आप कहेंगे कि आप क्रिश्चियंस के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, तो क्रिश्चियंस की अगर हम लोग बात करें तो क्रिश्चियंस में आपको जैसा कि पता है दो तरीके के ग्रुप है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वही जो ओल्ड कस्टम्स या ओल्ड टेस्टामेंट्स को मानते हैं, और जो नए हैं प्रोटेस्टेंट, जैसे कि मार्टिन लूथर टाइप जैसे रिफॉर्मिस्ट, जिनकी मदद से, जो कि क्या कहलाते हैं, प्रोटेस्टेंट्स कहलाते हैं, जो नए विचारों को मानते हैं, जो नई आइडियोलॉजी को स्वीकार करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो क्रिश्चियंस में कौन है, तो क्रिश्चियंस में है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। और इसी तरह से हम लोग बात करें इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, इंडियन डाइवोर्स एक्ट है, ध्यान रखना। इसके अलावा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो इनकी मदद से क्रिश्चियंस और बाकी अन्य जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज जैसे कि हम लोग बात करें पारसीज या ज्यूज, यहूदी लोग जो हैं, उनके लॉज किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इंडियन डाइवोर्स एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग इनके लॉज को भी या माइनॉरिटीज के लॉज को भी यूनिफाइड किया गया, ठीक है। जब मैं हिंदू बोल रहा हूं तो कई लोगों को लग रहा होगा हिंदू है क्या, तो अब थोड़ा सा मैं हिंदू को भी आइडेंटिफाई कर दूं। तो हिंदू जब भी मैं बोलूं तो हिंदू के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, तो हिंदू में एक आपका हिंदू समुदाय तो है ही,
ठीक है, इसके अलावा और कौन आता है? तो एक सेकंड, फिर से वही सारी चीजें हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट जरूर कर लेंगे। तो हिंदू के अलावा और कौन है? तो कलर चेंज करके बात करते हैं। हिंदू के अलावा हिंदू समाज में और कौन कौन आएंगे? तो आपके होंगे सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए और कर्नाटक वाले रीजन पर जो है वो कौन है? वीर शैव और लिंगायत। ये जो समुदाय है, लिंगायत, ये जो समुदाय है, ये सारे ये सारे जो समुदाय है, ये सारे किस एक्ट को मानेंगे? तो किसके तहत इनका काम चलेगा? हिंदू कोड बिल के तहत चलेगा। और बाकी जो बचे क्रिश्चियन, ज्यूज और पारसीज के लिए एक पर्टिकुलर यूनिफाइड लॉ बनाया गया इस तरह का, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, इंडियन डाइवोर्स एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट। इसके तहत क्रिश्चियंस के लॉज, पारसीज के लॉज और ज्यूज के लॉज को यूनिफाइड करने की कोशिश की गई। पारसी में एक कुछ मेंटेनेंस के लिए एक अलग एक्ट बना दिया गया है, ज्यूज में एक अलग, ज्यूज का जैसे मैं बताऊं, ज्यूज का सक्सेशन एक्ट तो बिल्कुल वही है, सेम है। तो इस तरह से चीजें यूनिफॉर्म तरीके से चल रही थी। तो आप देख रहे हैं ये जो जितने लॉज बनाए गए हैं ये प्रीवियसली हैं, है ना। जो नया रिफॉर्म है वो कौन सा? हिंदू कोड बिल, जो 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने इसके ऊपर बात की सबसे पहले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक रफ आइडिया लगा होगा कि सबके लॉज बिखरे बिखरे हुए हैं, इन सभी को एक यूनिफाइड तरीके से एक एक जैसा बनाने की कोशिश है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में आज हमारा ये डिबेट चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, जो जितने भी सिविल मैटर्स हैं, या फिर आप बात करें हिंदू कोड बिल में क्या क्या चीजें आती हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। हिंदू कोड बिल स्पेसिफिकली मैटर्स कौन कौन से होंगे, उस पर हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहला मैटर है मैरिज। दूसरा है, आप ध्यान रखें, सक्सेशन, जो कि इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यानी उत्तराधिकार कौन होगा आपकी जमीन का, आपके वसीयत में आप किनको आप अपनी प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुद्दा आता है सक्सेशन में, यानी उत्तराधिकार अधिनियम है ये 2005 का। ठीक है, बाद में रिफॉर्म हुआ 1956 का है ये एक्ट हिंदू का, मैं बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना। सक्सेशन का मुद्दा हो गया। एक तीसरा मुद्दा आता है गार्जियनशिप का, गार्जियनशिप। और चौथा मुद्दा है अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें, सारी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा एटलीस्ट। और सारी डिटेल में डिस्कशन करने का एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि आपको सारी चीजें एक तरीके से पता चल जाए, क्योंकि आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं और जो अन्य स्टूडेंट है वो सारी चीजों को थोड़ा सा बढ़ाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप कंटिन्यूसली सारी चीजों को देख सकते हैं। तो ये 4 मुद्दों पर स्पेसिफिकली बहस है, क्योंकि इनके लॉज बिखरे हुए हैं। जैसा मैंने बताया ना, हिंदू, मुस्लिम्स, इन सभी के अलग लॉज हैं सब तरीके से। जैसे हिंदू में लॉज होता है, हिंदू में जो शादी विवाह होता है वो किस तरीके से सप्तपदी होती है, यानी 7 फेरे लिए जाते हैं। वैसे ही मुस्लिम्स में वही कबूल है, कबूल है, कबूल है, सामने वाला पक्ष बोलता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्रिश्चियंस का अपना अलग रिवाज है ना, ट्राइबल्स का अपना अलग रिवाज है। तो सबके लॉज को एक यूनिफाई करना, यूनिफाई करने का मतलब क्या? यूनिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपके हिंदू वाले फिर कबूल है करने लगेंगे, या मुस्लिम्स वाले सप्तपदी करने लगेंगे, या अन्य जो ट्राइबल समुदाय है वो किसी और तरीके से परफॉर्म करने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन, शादी आपने की अपने रीति रिवाज से, लेकिन एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि हाँ इस पर्टिकुलर व्यक्ति से हमने शादी की है। तो ऐसा कुछ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसा कुछ आने वाला है। तो इन प्रमुख मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इस पर 4 लाख हिंदू कोड बिल के 4 लॉज बनाए गए, उन सभी लॉज पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक है हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये कब का है? 1956 का, ठीक है, सॉरी 55 का है। तो 4 एक्ट बनाए गए हिंदू कोड बिल के तहत। दूसरा है हिंदू सक्सेशन, अच्छा एक सेकंड, सक्सेशन मैंने पहले लिख दिया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट, सक्सेशन एक्ट 1956, और इसी तरह 1956 में ही गार्जियनशिप एक्ट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। और 1956 का ही एक और एक्ट मैंने आपको बताया, अडॉप्शन, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो इनके तहत हिंदू मैरिज, हिंदू सक्सेशन, माइनॉरिटीज, गार्जियनशिप और अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस का प्रावधान कर दिए गए। यानी कि जैसे अगर बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो करंट चल रहा है वो 2005 में एक नया अमेंडमेंट किया गया। सक्सेशन में उत्तराधिकार अब कौन हो सकता है? बेटियां भी हो सकती हैं, और बराबर का हिस्सेदार हो सकता है, बराबर की हिस्सेदार बेटी हो सकती है ना। हिंदू समाज में हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके तहत क्या हो गया? बेटियां भी अब क्या हो गई? बेटियां भी अब इस समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया उन्हें, और उन्हें भी सक्सेशन का पूरा अधिकार होगा
ऐसी कुछ बात हिंदू सक्सेशन एक्ट में की गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो यहाँ पर मेंटेनेंस का मतलब क्या है? हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम, ऐसा कुछ है। मेंटेनेंस एक दिया जाता था, अगर किसी किसी हस्बैंड वाइफ का तलाक होता है तो तलाक के बाद हस्बैंड को कितनी, आप ऐसा एक नया टर्म जानते हैं एलिमनी, है ना, कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा, उस पर एक एक्ट बनाया गया, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। मतलब किन को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरह के बच्चे को आप अडॉप्ट करते हैं, इस पर भी एक एक्ट है, वही है 1956 का एक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे एक्ट्स पर आप फोकस करेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो हिंदू के लॉज है मोर और लेस यूनिफॉर्म हो गए हिंदू कोड बिल की मदद से। लेकिन मुस्लिम्स का जो शरीयत एक्ट था वो यूनिफॉर्म नहीं था। यूनिफॉर्म उस समय था, और हिंदू समाज, मुस्लिम समाज भी मानता है कि वो यूनिफॉर्म है। 1937 में जो एक्ट बना, शरीयत एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट जिसे हम बोलते हैं, वो शरीयत एक्ट के तहत मुस्लिम के पर्सनल लॉज यूनिफाइड हो गए, ये मुस्लिम समाज मानता है। लेकिन आज के परिवेश में उसके जो कुछ प्रावधान है वो गलत है। गलत किस तरीके से हैं, या गलत आप कहने से अच्छा, आप टर्म एक अच्छा यूज करें कि गलत कहने से अच्छा एक टर्म हो गया कि जो कि आज की मॉडर्न सोसाइटीज पर इतने अच्छे तरीके से फिट नहीं बैठते हैं, जो कि एक समाज के साथ डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार करते हैं। वो डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार क्या है? वो डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार है कि जैसे एक आईपीसी का सेक्शन है 494, 494, इसके तहत 7 साल की जेल होती है, 7 साल की जेल का प्रावधान है अगर कोई हिंदू अगर कोई हिंदू मैन बाईगेमी करता है, क्या करता है? बाईगेमी करता है, ठीक है, तो उसे 7 साल की जेल का प्रावधान है। लेकिन यही आईपीसी का सेक्शन 494 मुस्लिम्स पर अप्लाई नहीं होता। तो एक समाज के साथ भेदभाव हो गया। हिंद सिर्फ ये मुस्लिम समाज पर अप्लाई क्यों नहीं होता, इसका कोई लॉजिक है क्या? आप बोलोगे इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज पर उस समय पर इस तरह से, उसका मुस्लिम समाज पर जिस तरह के प्रावधान हैं, इस हिसाब से उस समय ये फैसला लिया गया था। हिंदू की बात करें तो हिंदू वाला जो पर्सन है, अगर वो बाइगेमी परफॉर्म करता है तो उसे क्या होगी? उसे 7 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मुस्लिम बाइगेमी करता है और तो उसे ये सजा नहीं होगी। मैं आपको और डिफरेंसेस बताता हूँ। हिंदू को बाइगेमी करने से ही 7 साल की जेल हो रही है, मुस्लिम यहाँ तक कि ना सिर्फ बाइगेमी, या बाइगेमी मतलब 2 शादियां, बल्कि मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति 4 शादियां भी कर सकता है, 4 मैरिज अलाउड है उसके लिए। मतलब क्या? मतलब क्या कि मुस्लिम समाज के का अगर कोई व्यक्ति है उसे 4 शादी अलाउड है। हालांकि वो करते नहीं, ये अलग बात है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, कोई एक दो व्यक्ति, लेकिन एक लीगल कानून तो है ही कि मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति 4 शादियां कर सकते हैं। ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें आप बोल सकते हैं कि मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति पॉलीगैमी, मतलब इंडिया में रहने वाले के लिए पॉलीगैमी अलाउड है मुस्लिम समाज के लिए, लेकिन हिंदू समाज के लिए अलाउड नहीं है। ये किसका वायलेशन हो गया है? आप बोलोगे ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है, क्योंकि सेक्स रिलीजन, आपने आर्टिकल 15 को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ये किसी सेक्स के बेसिस पर, या एक रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर एक डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना आपके फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ? हिंदू समाज के साथ, या फिर अन्य बाकी समाज के साथ, जिसके पास ये राइट नहीं है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ये राइट होना चाहिए? ये राइट नहीं होना चाहिए। आज का समाज ये कहता है क्योंकि मुस्लिम महिला के साथ वो अत्याचार है, वो डिस्क्रिमिनेशन है मुस्लिम महिला के साथ भी, क्योंकि मुस्लिम महिला की लाइफ सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। मुस्लिम महिला नहीं, किसी भी समाज में अगर किसी व्यक्ति की 4 शादियां किसी की अलाउड है, किसी भी समाज की अगर हम लोग बात कर लें, तो अगर व्यक्ति के पास 4 शादियों के अलाउड, तो मुस्लिम महिला जो उसकी वाइफ है वो सफर जरूर करेगी किसी न किसी लेवल पर। किसी न किसी लेवल मतलब उसको मेंटेनेंस मिलेगा, उसकी जो पूरी लाइफ है, वो जो पूरी लाइफ है, अगर महिला की बात करें, महिला की जो पूरी लाइफ है वो एक तरीके से आप कहें कि गर्त में चली जाती है, कुछ अच्छा बचता नहीं है उसके पास, है ना? क्योंकि मेन तो अगली शादी करके अगले में शिफ्ट हो गया, फिर उसने जिस महिला के साथ शादी की उसके बाद उस महिला की भी लाइफ स्पॉइल हो गई, और उसके बाद फिर अगली महिला के साथ उसने शादी की। तो इस तरह से ये करते नहीं है लोग, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज सारे इसी तरह करता है, लेकिन अगर कोई एक दो केस भी होते हैं तो वो, और ये प्रावधान है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट में, इस वजह से जी जरूरत है समाज की कि ऐसी चीजों को प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। हिंदू समाज में भी बाईगैमी अलाउड थी, लेकिन हिंदू कोड बिल के आने से, या ये हिंदू मैरिज एक्ट आने से जो 1955 का है, उसके तहत यूनिफॉर्म कर दिया गया कि अब से बाईगैमी अलाउड नहीं है। मोनोगैमी यानी कि एक ही शादी कर सकता है कोई व्यक्ति, कोई दूसरी शादी करता है तो वो इलीगल कहलाती है, कोई हिंदू समाज का व्यक्ति। लेकिन एक केस हुआ, ये जो केस मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आर्टिकल 15 का वायलेशन या ये सारी चीजें हुई, ये केस हुआ नरासू अप्पा माली का केस। नरासू अप्पा माली का केस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस नरासू अप्पा माली के केस में, ये जो नरासू अप्पा थे, इन्होंने
बायगैमी की थी। बायगैमी यानी 2 शादियां की थी, जिसके तहत इन्हें 7 साल की जेल होना तो लाज़मी था। और उस समय का ये सवाल, लेकिन इन्होंने एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की और वहां पर इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज जहां एक साथ 4 शादियां करना उसको अलाउड है, लेकिन मुझे एज अ हिंदू अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उस समय इसका कोई एक एक बहुत, आप ऐसा कहें कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा वर्डिक्ट जारी नहीं किया जिसके तहत इनको कोई एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सके और इन्हें 7 साल की जेल हुई। तो आप कह सकते हैं कि एक समाज जहां पर कोई एक कस्टम एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के व्यक्ति के लिए अलग है और दूसरे समाज के व्यक्ति के लिए अलग है, ये कितना कॉन्स्टिट्यूशनली या संवैधानिक रूप से कितना उचित है, इस पर भी एक डिबेट होती है। तो आर्टिकल 15 अगर आपको पता हो, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कुछ है। तो ये जिस जहां पर 5 ग्राउंड बताए गए हैं, वो 5 ग्राउंड आपको पता होने चाहिए। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी व्यक्ति को रिलीजन के नाम पर किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कास्ट के नाम पर किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, है ना। सेक्स के नाम पर, सेक्स मतलब फीमेल या मेल के नाम पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट है सभी इंडियंस का। और मुस्लिम्स भी तो इंडियंस हैं, हिंदू भी तो इंडियंस हैं, लेकिन इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसलिए एक यूनिफॉर्म लॉज लाने की जरूरत है। कई ऐसे केस हुए हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, अभी हम लोग बात नहीं करते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो हमने देखा कि कई तरीके के एक्ट्स हैं, कई तरीके की स्टडीज हैं जहां पर ये सारी चीजें हैं। अच्छा, कुछ लोगों को क्या लगता है, ये सिर्फ मैंने, क्योंकि मैंने उदाहरण सिर्फ मुस्लिम समाज का दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिश्चियंस के साथ नहीं हो रहा है ऐसा। क्रिश्चियंस में भी ऐसा कुछ है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। क्रिश्चियन समुदाय में, मैंने आपको क्रिश्चियंस के लॉज बताए थोड़ी देर पहले, कि क्रिश्चियंस के जो लॉज हैं वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1895 के तहत ये सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन मैं बात बताता हूं आपको एक ऐसा ही कुछ इंडियन डाइवोर्स एक्ट, क्योंकि इन पर इंडियन डाइवोर्स एक्ट लागू होता है, इन पर, क्रिश्चियन समुदाय पर। तो इससे रिलेटेड एक केस है, वो केस क्या है, प्रगति वर्गीस का। प्रगति वर्गीस का ये केस कब का है, 1997 का है। प्रगति वर्गीस के केस में इसके सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 5 to 10 में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो वुमेन होगी, जो क्रिश्चियन वुमेन होगी, उसके साथ एडल्ट्री, एडल्ट्री यानी शारीरिक संबंध के साथ साथ अगर उस पर वायलेंस हुआ है तभी केस रजिस्टर माना जाएगा। जबकि अन्य, अगर बात करें मुस्लिम्स में सिर्फ एडल्ट्री के बेसिस पर, एडल्ट्री के बेसिस पर, है ना, किसी महिला का किसी व्यक्ति के साथ अगर संबंध है, बना है, एडल्ट्री यानी किसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, तो एडल्ट्री के बेसिस पर ही आप, सिर्फ एडल्ट्री आप बता दें कि एडल्ट्री है, तो वहां पर आपको रिलीफ मिल सकता है इसके तहत। लेकिन अगर कोई वुमेन है तो वहां पर आपको एडल्ट्री के साथ वायलेंस भी साबित करना होगा, कि मतलब किसी महिला को के साथ एडल्ट्री तो हुई है, साथ साथ अगर वायलेंस नहीं हुआ है तो वो केस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रजिस्टर नहीं किया जाता। ये प्रगति वर्गीस का मामला है। इस पर एक अमेंड 2001 में एक और केस आया, इंडियन डाइवोर्स अमेंडमेंट एक्ट, एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें सेक्शन 10 और 10A शामिल किया गया। यहाँ पर 2 साल का जुडिशियल सेपरेशन होना जरूरी है। मतलब अगर बात करें डाइवोर्स की, अगर कोई डिमांड कर रहा है तो 2 साल का जुडिशियल सेपरेशन होना चाहिए। अगर इसके बीच में किसी के साथ, अगर आपके उसी हस्बैंड वाइफ एक साथ पास आते हैं और शारीरिक संबंध अगर उनके ऊपर बनता है तो वो जुडिशियल सेपरेशन नहीं माना जाएगा। ऐसा कुछ प्रावधान है 2 साल के अंदर। मतलब ये 2 साल का जो सेपरेशन पीरियड है, ये सिर्फ क्रिश्चियंस में है, क्रिश्चियंस में है। इसी बात को चैलेंज किसने किया, 2001 में एक मामला आया था इसी बात पर। सेक्शन 10A में यह लिखा हुआ है कि 2 साल का जुडिशियल सेपरेशन होना बहुत जरूरी है तलाक के मामले में या डाइवोर्स के मामले में। इसी पर एक मामला आया था एल्बर्ट एंथनी का 2015 में एल्बर्ट एंथनी का एक मामला आया था, जिस पर यह बात कही गई, कि जिस पर एल्बर्ट एंथनी साहब ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की अगर आप बात कर लें या फिर अन्य किसी एक्ट की बात करें, तो यहाँ पर जो जुडिशियल सेपरेशन, अन्य समुदाय के जो एक्ट है हिंदू मैरिज, यहाँ पर जो जुडिशियल सेपरेशन है वो सिर्फ 1 साल का है। लेकिन सिर्फ क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, इस वजह से जुडिशियल सेपरेशन कितना है, 2 साल का है। मतलब 2 साल का होना बहुत जरूरी है कि 2 साल तक हस्बैंड वाइफ दोनों जुडिशियल सेपरेशन पे हैं, यानी कि सेपरेट है, अलग अलग है, उनके बीच में किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बना है 2 साल तक। 2 साल तक, जब 2 साल तक है तभी, अगर 2 साल के बीच में होता है तो फिर उनको तलाक नहीं मिल सकता। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में बात करें,
या हिंदू समाज के साथ या अन्य किसी समाज या पारसी समाज के साथ अगर बात करें, है ना, या फिर आप किसी अन्य समाज के साथ बात करें, वहां पर जो जुडिशियल सेपरेशन का जो पीरियड है वो 1 साल का है सिर्फ। तो एल्बर्ट एंथनी की ये डिमांड बहुत जायज थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि यहाँ पर क्रिश्चियन समुदाय के साथ भी क्या होगा कि 1 साल का जुडिशियल सेपरेशन अब कर दिया जाएगा इसी मामले के बाद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियन समुदाय है या पारसी समुदाय है या फिर अब जूस समुदाय, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं, अगर पारसी समुदाय की अगर बात करूं, तो पारसी की जो करंट पॉपुलेशन होगी पूरे इंडिया में वो लगभग 60,000 के आसपास। और अगर हम लोग ज्यूस की बात करते हैं तो ज्यूस की लगभग 3-4 हजार के आसपास होगी। तो ये समुदाय बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसलिए वो वहां पर केसेस अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत लोग सिर्फ जोड़ते हैं मुद्दा ये यूसीसी को मुस्लिम समुदाय के साथ। ये मुद्दा सबके साथ है, सभी लॉज को यूनिफॉर्म करने की बात कहता है, सिर्फ मुस्लिम समुदाय की बात नहीं करता। मुस्लिम समुदाय पर भी हम लोग जब आते हैं तो मुस्लिम समुदाय में जैसा कि मैंने बताया आपको शरीयत एक्ट चलता है, उस पर भी किस तरह के प्रावधान है और कौन से डिस्क्रिमिनेटरी, आप ऐसा कहें डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम्स है, जो कि एक किसी पर्सन के साथ या सेक्स के बेसिस पर, क्योंकि हमारा फंडामेंटल, सभी इंडियंस का फंडामेंटल राइट है, तो सेक्स चाहे मेल हो या फीमेल सब बराबर है। किसी एक फीमेल होने की वजह से सिर्फ किसी व्यक्ति के साथ, किसी महिला के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये अपने आप में आर्टिकल 15 का वायलेशन है। लेकिन मुस्लिम समाज कहता है कि आर्टिकल 25 भी तो है, उस पर भी हम लोग आएंगे, परेशान नहीं होना। चलिए तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब बहुत सारी चीजें हो गई, मैं और केस स्टडीज आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं क्या है, क्या चीजें हैं, किस तरह से चीजें हैं, उन पर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 तरीके के लॉज हैं हमारे यहाँ पर, पर्सनल लॉज और सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज। ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। 3 लॉज को चेंज कर दिया गया है रिसेंटली। 3 लॉज को चेंज किया। आईपीसी को कहा गया भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी को कहा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को कहा गया भारतीय साक्ष्य। ऑलरेडी मैंने इनके बारे में आपको बता दिया है, तो नया नाम इनका ये हो गया है। मुझे उम्मीद है करंट अफेयर्स में भी इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए तो मुस्लिम लॉज के बारे में भी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको, मुझे लगता है कि आपको सारा मुद्दा और सारी डिबेट आपको समझ में ऑलरेडी आ जाएगी। तो उससे एक अच्छी चीज होगी कि आपको आगे की जो स्लाइड्स हैं उन पर उनको सिर्फ रीड करना रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर ले मुस्लिम्स में ऐसे क्या क्या प्रावधान है मुस्लिम समुदाय में, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक अभी एक्शन बताया जिसपे कई सारे हैं मुस्लिम्स में, 2-3 हैं जिन पर एक यूनिफाइड तरीके से कानून बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। तो हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं समझना है, इसे ध्यान रखना। सभी बेसिस पर, सभी पैमाने पर, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली मैटर्स या फिर अन्य पर्सनल लॉज जितने भी हैं सभी को यूनिफॉर्म बनाना, ये यूसीसी का एक मुद्दा है। लेकिन उसमें से एक छोटा सा मुद्दा है, वो है पर्सनल लॉज या फैमिली मैटर्स। चलिए मुस्लिम लॉज में किस तरह, मुस्लिम के जितने भी लॉज हैं वो किस तरीके से चलते हैं, मैं उनको बताने का एक प्रयास करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुस्लिम समुदाय में एक है हनफी संप्रदाय, है ना। अच्छा, मुस्लिम समुदाय में जो सारे लॉज चलते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, शरीयत के अकॉर्डिंग चलते हैं। शरीयत के अकॉर्डिंग, शरीयत का मतलब क्या होता है, शरीयत का मतलब होता है डिवाइन लॉ। क्या मतलब, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे शरीयत का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे कि मुस्लिम लॉज का जो लीगल सिस्टम है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है। तो लीगल सिस्टम, सारा लीगल सिस्टम शरीयत के अकॉर्डिंग चलता है मुस्लिम समाज में, जिसे आप, शरीयत का मतलब क्या है, डिवाइन लॉ। और आप सभी को पता है कि मुस्लिम्स 2 तरीके के हैं, 2 तरीके के ग्रुप में बटे हुए हैं। एक है आपका सुन्नी और एक है आपका शिया। तो 2 तरीके का समाज है। सुन्नी समुदाय अगर बात करें तो ये रिजिड है, जबकि ये लिबरल अप्रोच रखते हैं, शिया कम्युनिटी जो है मुस्लिम्स में वो एक लिबरल अप्रोच के थ्रू चलती है, जबकि सुन्नी रिजिड कस्टम। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बुद्धिज्म में आप देखते हैं दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर जो है रिजिड कस्टम्स को मानते हैं, श्वेतांबर लिबरल अप्रोच के होते हैं बुद्धिज्म की बात करें। तो वैसा ही आप, अगर आप उसको, उन चीजों को पढ़े हैं तो आप यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सॉरी, मैंने बुद्धिज्म बोल दिया, जैन में है, जैन में 2 चीजें हैं आपको ध्यान रखना है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वाली बात समझ पाएंगे। तो मैंने आपको बताया श्वेतांबर जो कि व्हाइट क्लॉथ्स को वियर करते हैं और
खोज के होते हैं, और जो नेकेड होते हैं, जिन्हें जो क्लॉथ को कंप्लीटली रिनाउंस करते हैं, वो है दिगंबर, जो कि रिजिड कस्टम्स को फॉलो करते हैं, यानी जैनिज्म का जो रिजिड कस्टम है उसे फॉलो करते हैं। उस पर हम लोग नहीं जाते, शिया और सुन्नी की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो सुन्नी समुदाय में एक संप्रदाय है, सुन्नी में ही एक संप्रदाय है, हनफी संप्रदाय। हनफी संप्रदाय, ये जो हनफी संप्रदाय के जो लोग हैं, इन्हीं का नंबर ज्यादा है। और इसी में एक संप्रदाय शिया में, कई सारे संप्रदाय हैं जिसमें से एक है हनफी संप्रदाय, और हनफी और शिया में जो एक संप्रदाय है जैसे उसका नाम मैं लेता हूँ इमामी, इमामी संप्रदाय। तो हनफी संप्रदाय के लोग क्योंकि ज्यादा हैं, इस वजह से जो कस्टम्स है मोर और लेस, और सुन्नी संप्रदाय या आप कहें सुन्नी लोगों का, सुन्नी पॉपुलेशन ज्यादा है मुस्लिम्स में, इस वजह से जो लॉज ज्यादातर इंप्लीमेंट होते हैं वो सुन्नी के लॉज इंप्लीमेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारी चीजें, सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स को एक तरीके से यूनिफाइड करने की प्रक्रिया ये सारी चल रही है, और उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं इन सब की। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये जो सुन्नी संप्रदाय में एक संप्रदाय हनफी संप्रदाय, हनफी संप्रदाय एक चीज मानता है, वो क्या है, वो ये है कि हनफी संप्रदाय के लोग क्राइम को क्या कहते हैं, हुदूद कहते हैं। क्या कहते हैं? हुदूद कहते हैं, ठीक है। और ये मानते हैं कि कुछ क्राइम ऐसे होते हैं, मतलब कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल माफी के काबिल नहीं होते हैं ना, जिन्हें छोड़ा नहीं जाए। जैसे क्या कहें, जैसे हम कहें जिना, ठीक है, तो जिना, जिना आप कह सकते हैं जिसे, जिसका मतलब एडल्ट्री, एडल्ट्री। और दूसरा है जैसे चोरी वगैरह हो गया। तो अगर एडल्ट्री कोई परफॉर्म करता है या चोरी करता है, तो हनफी संप्रदाय के लोग ऐसा मानते हैं कि उसे चौराहे पर पत्थर से मार मार कर उसकी मृत्यु कर देनी चाहिए। तो इस तरह का लोग, इस तरह के कस्टम्स को लोग फॉलो करते हैं, हनफी संप्रदाय के लोग, जिसमें कई सारी चीजें हैं। मैं बात करता हूं अब आगे मुस्लिम समुदाय में किन किन चीजें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 1937 में इसको मुस्लिम संप्रदाय के, मैं बहुत ज्यादा डिटेल पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक रफ आइडिया जिससे आपको सारी डिबेट समझ में आ जाए, ऐसी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मोर और लेस एक नॉलेज हो जाए कि मुस्लिम समाज में किस तरह के एक्ट्स हैं। मैंने आपको बताया क्रिश्चियन समाज में कौन कौन से एक्ट चल रहे हैं, पारसी समुदाय में किस तरह के एक्ट चल रहे हैं। तो इसी तरह से मैं थोड़ा सा बात करता हूँ इसके लॉज के ऊपर, ठीक है। मैंने क्रिश्चियंस के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, ट्राइबल्स पर भी आएंगे, आप परेशान मत हो ट्राइबल्स के बारे में, क्योंकि लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या मुद्दा है उन पर। 1937 में आपको मैंने बताया मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, जिसे आप शरीयत एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा एक्ट लाया गया 90 था, ये किसके बारे में बात करता था? मुस्लिम के सिविल लॉज के बारे में बात करता था। सिंपल सी बात है, जिस पर कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया। अब यहां पर जो फैसला करता है, अगर किसी समाज के साथ सिविल मैटर्स में किसी भी तरह का मतलब किसी व्यक्ति के साथ, किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट होता है ना, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसकी कार्यवाही की जाएगी। ये बात तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि सिविल लॉज कहां पर बनाए गए? शरीयत एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए। लेकिन इनकी कार्यवाही जो है, इनके ऊपर जो निर्णय लेने का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं करती। अब बोलोगे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं करती तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं करती। कौन करता है? तो जो काजी होते हैं ना, काजी, काजी आप ऐसा समझिए कि काजी वो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आप अगर आप हिंदू समझे, जैसे कि पहले के टाइम पर जितने भी फैसले होते थे, जितने भी फैसले होते थे पहले के समाज में, वो ब्राह्मण्स लेते थे, क्योंकि ब्राह्मण्स को वेदों का एक अच्छा नॉलेज होता था। वैसे ही काजी वो व्यक्ति होती हैं जिन्हें कुरान एक होली ग्रंथ है मुस्लिम समुदाय में, उसका एक डेप्थ नॉलेज होता है। तो काजी उनको कहा जाता है। और अगर काजी से कोई निर्णय नहीं हो पाता है, तो मुफ्ती इनका निर्णय करते थे। मुफ्ती जो पोस्ट है वो काजी से भी ऊपर की पोस्ट है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए, तो काजी मोर और लेस, काजी सारी चीजों का फैसला कर देते थे। बाद में 1939 में, मैंने आपको बताया 1939 में एक एक्ट आया, डिसोल्यूशन यानी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम्स मैरिज एक्ट। हिंदी में जिन्हें लिखना है वो लिखें मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम। इस पर क्या कहा गया? इस पर कहा गया अगर किसी मुस्लिम महिला को डाइवोर्स लेना है, तो डाइवोर्स के लिए उसे कहां जाना होगा? वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या अदालत में जाकर इसका फैसला करा सकती है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके पहले ये सारी सुविधा नहीं थी। इसके पहले काजी या मुफ्ती ही फैसला करते थे।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों को इरेज़ करता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो कस्टम्स है वो चला आ रहा था। अभी तक मुस्लिम्स का जो कस्टम है वो चला आ रहा था। लेकिन मुस्लिम्स में जो मैरिज होती है, डाइवोर्स और मेंटेनेंस, इस पर बेसिक है, डिबेट है। 2 केस आपने बताया, शाह बानो का केस है, शाह बानो और शायरा बानो। शायरा बानो एक लैंडमार्क जजमेंट इन पर दी गई, शायरा बानो का केस, जिसे आप ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं, ट्रिपल तलाक। अच्छा, मैं इनका ईयर भी बता दूं, तो शाह बानो का जो केस है वो 1985 का है, जबकि ट्रिपल तलाक केस जो इसका जो जजमेंट आया वो कब आया, शायरा बानो का केस है, ये 2019 में आया। ये पूरा डिस्प्यूट किस पर था उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मुस्लिम्स के जो कस्टम्स हैं उनको। मुस्लिम के जो कस्टम्स हैं, स्पेशली जो सिविल मैटर्स के या फैमिली मैटर्स के जो कस्टम्स हैं उनको समझने की जरूरत है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो 1937 का जो शरीयत एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जाकर आप कोई भी डिमांड नहीं कर सकते थे। सारी चीजें काजी करते थे, मतलब कोई भी सिविल मैटर है, सारे सिविल मैटर को देखने का काम कौन करेगा? काजी करेगा। मतलब अगर किसी का डाइवोर्स करना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? वही तलाक तलाक तलाक। ट्रिपल तलाक की मदद से आप जान सकते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को, किसी महिला को तलाक देना है तो सिर्फ उसको तीन तीन बार बोलना है, तलाक तलाक तलाक, काजी के सामने, ठीक है, और उसका तलाक हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। इस पर भी हम लोग आएंगे। पहले हम लोग समझते हैं इनके कस्टम्स के बारे में। जहां हम लोग बात करते हैं मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम समुदाय की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 3 तरीके के डिस्प्यूट हो सकते हैं, अगर या सारे केसेस जो आए हैं वो 3 तरीके। एक आया है मैरिज पर, एक आया है डाइवोर्स, एक आया है मेंटेनेंस पर। मेंटेनेंस पर बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको चीजें मोरलेस समझ में आएंगी। जहां पर अगर बात करें हिंदू कस्टम की, हिंदू कस्टम पर, हिंदू कस्टम में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो शादी होती है ना, जो हिंदू कस्टम में जो शादी है वो एक क्या है, वो एक आप ऐसा कहें कि हिंदू कस्टम में जो शादी है वो आपसी बंधन का प्रतीक है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक संस्कार है, एक संस्कार माना जाता है। जो 16 संस्कार हैं हिंदू समाज में उनमें से एक संस्कार है शादी का। जबकि मोर और लेस अगर हम लोग बात करें मुस्लिम समाज में क्या होता है, तो मुस्लिम्स की अगर मुस्लिम समाज में बात कर रहे हैं तो मुस्लिम समाज में एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट की तरह लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे उम्मीद है कि आप समझते होंगे, जिस पर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है निकाहनामा, जिसे आप बोलते हैं निकाहनामा। निकाहनामा उसे कहा जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस बात से आप एग्री करेंगे, ये एक डॉक्यूमेंट होता है। निकाहनामा एक डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शादी हो रही है इनकी। लेकिन इसके साथ साथ जब इनकी शादी होती है, जब इनकी मैरिज होती है, तब इन्हें एक राशि प्रदान की जाती है जिसे हम लोग कहते हैं मेहर। मेहर, इन सारे वर्ड्स का यूज होगा आगे इन केसेस को जब हम लोग पढ़ेंगे, शाह बानो या शायरा बानो, इस वजह से सारे टर्म्स को या टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप एक हिस्ट्री को जान रहे हैं, एक किसी समुदाय, एक किसी समाज के जो कस्टम्स हैं उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्यूरियोसिटी होगी किस तरह से चीजें होती है। मेहर क्या होता है, एक नया वर्ड आपके सामने आया है। मेहर ये वो राशि है, एक राशि प्रदान की जाती है शादी के समय। शादी के समय जैसे अगर आप बात करें हिंदू समाज में, एक कुप्रथा है दहेज की, जो दहेज के लिए जो पैसा दिया जाता है। हालांकि दहेज की मनी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है हिंदू समाज में, ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं है कहाँ, मुस्लिम समाज में। मुस्लिम समाज में इससे दहेज नहीं कहा जाता, दहेज नहीं है ये मुस्लिम समाज में। मतलब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मुस्लिम समाज में ये दहेज है, नहीं, एक बहुत मिनिमल राशि है। लगभग आप ऐसा कहें 500 या 1000 रुपए, 500 या 1000 रुपए, ये दहेज आप नहीं कह सकते जिस तरह हिंदू समाज में है। हिंदू समाज में ये कुप्रथा है। लेकिन एक मेहर की राशि प्रदान की जाती है 500 या 1000 रुपए के आसपास। मेहर की राशि जब शादी होती है किसी मुस्लिम पुरुष और महिला की, तो एक मेहर की राशि प्रदान की जाती है लगभग 500 से 1000 रुपए। यही मेहर की राशि जब किसी व्यक्ति का तलाक होगा तब लौटाई जाती है। आप समझ रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति का की जब शादी हुई तब उसे यह मेहर की राशि दी गई निकाहनामा के साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और साथ बात करें तो इनको, यानी कि मुस्लिम समुदाय में 4 मैरिज अलाउड हैं। कोई व्यक्ति, कोई पुरुष व्यक्ति 4 मैरिज कर सकता है। सिंपल सी बात है, ये कहां लिखा हुआ है? कुरान में लिखा है, ठीक है। अब ये जो मेहर की राशि है वो तुरंत दी जाए, तुरंत दी जाती है, ठीक है, तलाक के बाद या मौत के बाद भी दी जाती है ना। और ऐसा लोग मानते हैं कि ये एक तरह की इसी वजह से जो मेंटेनेंस है मुस्लिम समुदाय में, मेंटेनेंस का जैसा कोई प्रावधान नहीं है।
कि मैं जैसे हिंदू समाज में अगर किसी मेल को, अगर कोई मेल किसी महिला को तलाक देता है तो उसे एक मेंटेनेंस देना होता है, एलिमनी जिसे आप कहते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि क्योंकि हम मेहर की राशि देते हैं ऑलरेडी, इस वजह से ऐसा कोई कस्टम नहीं है। अगर डाइवोर्स की बात करें हम लोग, तो डाइवोर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रथा है, तलाक जिसे आप कहते हैं, जिसमें से एक है ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक मतलब 3 बार किसी, अगर किसी महिला को या किसी मेल को, मुस्लिम पुरुष है अगर किसी महिला को तलाक देना चाहता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 3 बार तलाक देना है। और ऐसा नहीं काजी के सामने 3 बार तलाक वो देना है, तो क्या बोलना है, सिर्फ तलाक तलाक तलाक, 3 बार बोला तलाक हो गया। बहुत सिंपल प्रोसेस है। साथ ही साथ अगर वो चाहे तो मैसेज, क्योंकि आधुनिक जमाना है तो अभी भी वो चाहे तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी व्हाट्सएप फेसबुक किसी माध्यम से अगर वो मैसेज करके बोलता है तलाक तलाक तलाक, तो उसका तलाक स्वीकार कर लिया जाता है और तलाक इस तरह से हो जाता है। क्या आप सोच सकते हो, मुझे उम्मीद है कि आप सोच सकते हो, किसी महिला को अगर इस तरह से तलाक दिया जाए तो उस महिला की क्या लाइफ होगी उसके बाद। मान लेते हैं ये तलाक की एज, अगर आपने शुरू में 30 साल की उम्र में तलाक दिया तो हो सकता है कि वो शादी कर सकते हैं, कर सकती है महिला, फिर भी उसके राइट तो वायलेट होते ही हैं। अगर यही चीज 60 साल की उम्र में किसी महिला को दिया जाए, 60 साल की मुस्लिम महिला जो है उन्हें तलाक दिया जाए 60 साल की, तब क्या होगा। आप सोचिए, उस समय उसके पास कोई फाइनेंशियल हेल्प होती नहीं है, कुछ फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट होती नहीं है आज भी, तब वो क्या कर सकती है। 60 साल की एज में अगर आपने किसी को तलाक दिया, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैं बात करूंगा उन पर। ये जो ऊपर केस आपको दिख रहे हैं ना, शाह बानो और शायरा बानो वाला केस, इन पर भी हम लोग आएंगे। आप सोचिए किस तरह से ये एक महिला के साथ ज्यादती, मुस्लिम महिला के साथ ज्यादती है, आप ऐसा कह सकते हैं, जो कि अपने आप में सही नहीं है। आप ऐसा कहें आज की समाज में, मॉडर्न सोसाइटी की अगर आप बात करते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरीके से सही नहीं है, सही नहीं माना जाएगा। और मुझे लगता है कि आप भी सही नहीं मानेंगे, एज अगर कोई गर्ल अगर आप देख रहे हैं तो आप भी इसको सही तो नहीं ठहरा सकते एक तरह से, पूरी तरीके से। एक ये मुद्दा हो गया। दूसरा एक है निकाह, निकाह हलाला। निकाह हलाला में होता क्या है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। निकाह हलाला की जब, हलाला का मतलब क्या होता है, हलाला का मतलब होता है परमिटेड, और हराम का मतलब है परमिटेड नहीं है। तो निकाह हलाला की बात अगर हम लोग करें, तो निकाह हलाला में क्या किया जाता है, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए मेल है, अच्छा, बॉय कैसा लिखते हैं, एक्स को मेल लिख देते हैं और वाई को फीमेल, ये बिल्कुल रीजनिंग वाली है मेथड में अपना रहा हूं। एक्स मेल है और वाई फीमेल, आप ऐसा समझिए, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए इन दोनों के बीच में आपसी किसी तरह की अनबन होती है, किसी भी तरीके की ये निकाह हलाला की प्रोसेस में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है निकाह हलाला, तो अगर किसी तरह की अनबन होती है तो ये ट्रिपल तलाक की मदद से ये क्या करते हैं, मेल मेंबर क्या बोलता है, तलाक तलाक तलाक, और उसका तलाक हो जाता है। तो अनबन हुई और इन दोनों ने आपस में तलाक कर लिया और ये दोनों आपस में अलग अलग हो गए। लेकिन अगर अब फिर से थोड़े दिन बाद या कुछ समय अंतराल के बाद अगर वाई और एक्स दोनों की आपस में सहमति बनती है, इनके बीच में आपसी सहमति रजामंदी बनती है, तो ये चाहे तो क्या फिर से विवाह कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, नहीं कर सकते विवाह, इनके पास ये राइट नहीं है। हिंदू मेन के पास है, क्रिश्चियंस के पास है, बाकी अन्य समुदायों के पास है, लेकिन इनके पास नहीं है, ये राइट बिल्कुल नहीं है इनके पास। हालांकि क्रिश्चियन समुदाय या बाकी पारसी समुदाय में, पारसी समुदाय या जैन समुदाय, यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर ये डाइवोर्स जैसा कुछ है नहीं, कि डाइवोर्स को एक अच्छा कस्टम मानते नहीं, और वहां पर डाइवोर्स जैसा कुछ है नहीं। क्रिश्चियन समुदाय में तो है, कई जगह कई अन्य समुदायों में डाइवोर्स को एक, डाइवोर्स के लिए कोई एक्ट ही नहीं बना था बहुत समय तक, बाद में एक्ट आया और चीजें उनके लिए नॉर्मलाइज्ड हुई, यूनिफॉर्म हुई, आप ऐसा कर सकते हैं। एक्स और वाई के बीच अब किसी तरह की अनबन हुई थी, इन्होंने तलाक ले लिया था, लेकिन अगर ये फिर से चाहें तो ये फिर से शादी नहीं कर सकते, फिर से ये निकाह नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या करना होगा, अगर इन्हें फिर से आपस में साथ में आना है, तो ये जो वाई है महिला, आप देख रहे हैं पहले तो इसके साथ ज्यादती क्या हुई कि 3 बार तलाक तलाक बोला और हटा दिया, तलाक हो गया, आपसी रजामंदी चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन अगर फिर से इनके पास, इनको लगता है कि हम फिर से साथ में हमें रहना है, तो वाई को अगर इससे शादी करनी है, इस मेल मेंबर से शादी करनी है, तो उसे किसी जेड, अन्य अन्य किसी जेड मेंबर से शादी करनी होगी पहले। ये कैसा लॉजिक है, ये लॉजिक कैसा है, इलॉजिकल है पूरी तरह से आज के समय पे। लेकिन ये है शरीयत एक्ट के अकॉर्डिंग है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुस्लिम समाज की जो रीति रिवाज हैं
उनकी बात हो रही है। वाई को जेड के साथ शादी करनी होगी, और ये वाई जब जेड के साथ शादी करेगी तो फिर से ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी करना है, इनके साथ इनके आपस में इनके शारीरिक संबंध भी बनने चाहिए, तभी वो शादी वैध मानी जाती है। और और फिर इन्हें फिर से जेड क्या करेगा, फिर से 3 बार तलाक 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 बोलेगा। उसके बाद जो वाई है उसके बाद इस योग्य होगी कि वो एक्स के साथ शादी कर सके। आप सोचिए किस तरह की ज्यादती हो रही है इस वाई महिला के साथ। कह सकते हैं आज के समाज के परिवेश में ज्यादती बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये जो कस्टम्स है, जैसे निकाह हलाला हो गया, ट्रिपल तलाक, इसकी मदद से जो मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत हो रहा है। साथ ही साथ तीसरा मुद्दा क्या है, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी कि आधुनिक प्रगतिशील समाज में ये अच्छा कस्टम नहीं है, चाहे वो निकाह हलाला हो चाहे वो ट्रिपल तलाक हो। तीसरा कस्टम मैंने बताया, तीसरा कस्टम क्या है मुस्लिम समाज में, मेंटेनेंस को वो मानते ही नहीं है। मतलब कि अगर किसी का तलाक होता है, किसी किसी मुस्लिम मेन और वुमेन का तलाक होता है, तो वो मेहर की राशि मतलब कोई मेंटेनेंस भत्ता देने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि 60 साल की, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 60 साल की महिला अगर है और उसके साथ, क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर उसके साथ उसको तलाक दे दिया जाता है तो कोई मेंटेनेंस की का प्रावधान ही नहीं है। और मेंटेनेंस का जो प्रावधान है वो सिर्फ कब तक है, इद्दत पीरियड तक। कब तक है, इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड का मतलब कुछ समयावधि, लगभग ऐसा आप कहें 3 मंथ की इद्दत पीरियड होती है कि तब तक आप अपना देख लीजिए किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, इद्दत पीरियड लगभग 3 मंथ का होता है ये यूजुअली। और अगर इन केस अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे उसको बढ़ाकर 9 मंथ का कर दिया जाता है इद्दत पीरियड। अपने आप में ये एक कस्टम है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं इस प्रावधान में मुस्लिम समाज के साथ। ठीक है, जो कि अपने आप में, आपको लगता है क्या ये आज के प्रगतिशील समाज, इस तरह की मॉडर्न सोसाइटी, उसमें सही है? नहीं है। और अगर देना भी है राशि तो कितनी देना है, मेंटेनेंस अगर यही मेहर की राशि उठाकर, यही मेहर की राशि किसे दी थी, क्योंकि मेहर की राशि आपको तुरंत भी दी जा सकती है, तलाक के बाद दी जा सकती है, या मौत के बाद भी दी जाती है मेहर की राशि। तो मेहर की राशि उठाकर दे दी जाती है एज अ मेंटेनेंस भी, एज अ मेंटेनेंस किसे, मुस्लिम महिला को, मुस्लिम वुमेन ऐसा लिख देते हैं, मुस्लिम वुमेन। लगभग कितनी होती है वो, 500,000। और आज आप सोचिए 500,000 में होता क्या है, कुछ होगा? मतलब 60 साल की अगर किसी महिला को आपने तलाक दिया है, किसी महिला ने तलाक फेस किया है, तो उसे बाकी की लाइफ 500 और 1,000 रुपए में गुजारनी है। और क्योंकि उसे घर से बेदखल कर दिया गया तो वो बिल्कुल रोड पर आ गई। मतलब उसके अधिकारों का तो हनन हो गया ना एक तरीके से, उसके जो अधिकार थे, राइट्स थे, वो सारे चले गए। तो ये किस कहाँ तक उचित है? तो यही तीनों चीजें शाहबानो और शायरा बानो के केस में आपको देखने को मिलेगी। अब मैं वो केस समझाने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ये दोनों केस मुस्लिम महिलाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला केस है शाहबानो का केस। शाहबानो का केस कब का है, 1985। शाहबानो की अगर हम लोग बात करें, शाहबानो की अगर हम लोग बात करते हैं तो शाहबानो का जो केस है, तो मैंने बोला मुस्लिम्स में 3 तरीके की चीज है, तलाक बिद्दत, जिससे तलाक बिद्दत वही है आपका, है ना, तलाक है, 3 बार तलाक देना। तो शाहबानो के केस में हुआ क्या, उसके बारे में हम लोग आते हैं। उसके पहले मैंने आपको बता दिया 4 तरीके की दिक्कत है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है मुस्लिम समुदाय में। एक तो आप पॉलीगैमी कर रहे हो, दूसरा आप पॉलीगैमी मतलब 4 मैरिज अलाउड है, डाइवोर्स में निकाह हलाला जैसी चीजें हो गई, तीसरी चीज है मेंटेनेंस या सिर्फ इद्दत पीरियड तक होगा। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम्स मुस्लिम समुदाय में है। अब मैं कोशिश ये करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला, शाहबानो केस को समझाने की। ये शाहबानो का जो केस है ये मेंटेनेंस को लेकर था, मेंटेनेंस को लेकर था, मेंटेनेंस को लेकर, क्योंकि मैंने आपको बताया मेंटेनेंस, डाइवोर्स और एक हो गया आपका मैरिज। मैरिज में निकाह हलाला जैसी कुप्रथा जो है वो अपने आप में एक समाज के लिए अभिशाप, आप ऐसा कह सकते हैं, या हमारे मॉडर्न सोसाइटी के लिए अभिशाप, ऐसा कह सकते हैं आप। तो शाहबानो के केस में अगर हम लोग बात करते हैं, शाहबानो के केस कब हुआ, तो शाहबानो का जो केस हुआ 1985 में हुआ। 1985 का में इसका जजमेंट आया था। 1975 में ये इंदौर की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, तो इंदौर शहर की रहने वाली थी। इनके हस्बैंड कौन थे, तो इनके हस्बैंड की बात करें, इनके हस्बैंड एक फेमस वकील थे जिनका नाम क्या है, अहमद खान। अहमद खान, अच्छा, अगर अच्छे से नहीं लिख रहा हूं तो कोशिश करता हूं। अहमद खान नाम के एक रसूखदार, या आप कहें बहुत फेमस लॉयर थे, जिस समय उनकी फीस लगभग 5,000 रुपए, उस समय 5,000 रुपए बहुत होते थे। क्या होता है, 16 साल की उम्र में इनका निकाह होता है शाहबानो जी का।
और शाहबानो जी का 16 साल की उम्र में जब इनकी शादी हुई और इनके 5 बच्चे हुए। बाद में 25-30 साल बाद, मान लीजिए 1932, आप ऐसा कहें 16 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ, लगभग 1932 के आसपास विवाह होता है। और उसके बाद 1975 में उसके बाद उनके 5 बच्चे हुए, और 1975 में ये जो एडवोकेट हैं अहमद खान दूसरी शादी करते हैं, और ये केस सामने आता है, और इनको क्या देते हैं, तलाक दे देते हैं। तलाक वही ट्रिपल तलाक के माध्यम से इनको तलाक देते हैं। अब जब इन्होंने तलाक दिया तो इन्हें कुछ मेंटेनेंस देना होगा, आप सभी को पता होगा, मेंटेनेंस देना होगा, मेंटेनेंस देना होगा। और वो मेंटेनेंस क्या होगा, तो मेंटेनेंस लगभग 3 मंथ की इद्दत पीरियड तक दिया जाएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इद्दत पीरियड यानी कुछ समयावधि के लिए कुछ पैसा देना होगा, प्लस साथ में साथ मेहर की राशि। तो इद्दत पीरियड तक आपको कुछ मेंटेनेंस देना होगा। मेंटेनेंस वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता था, 50-60 रुपए, ऐसा 50 से 100 रुपए तक के आसपास होता था। और मेहर की राशि वही 500-1000 जो आप समझते हैं। इसके तहत शाहबानो ने सीआरपीसी 125 के तहत एक केस रजिस्टर किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये है प्रावधान क्या है, जिसमें प्रावधान ये है, एक सेकंड, हाँ, जिसमें प्रावधान क्या है, जिसमें इसका मन है यहीं पे समझने का, तो यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं शाहबानो का केस। तो मैंने जैसा कि बताया, अहमद खान साहब ने तलाक दिया, और तलाक देने के बाद तलाक किस माध्यम से दिया, ट्रिपल तलाक के माध्यम से। और उनको एक मेंटेनेंस देना होगा। मेंटेनेंस मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस के लिए मैंने आपको बताया इद्दत पीरियड तक एक कुछ राशि देनी होगी, इद्दत पीरियड तक, यानी कि 3 मंथ के लिए। साथ ही साथ कुछ मेंटेनेंस मेहर की राशि प्रदान करके इन्होंने तलाक ले लिया। लेकिन शाहबानो ने क्या किया, शाहबानो ने एक केस रजिस्टर किया 1975 में इनके अगेंस्ट, सीआरपीसी 125 के तहत। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 125, अगर कोई व्यक्ति सक्षम हो, अगर कोई पुरुष सक्षम हो, तो उसे अगर कोई सक्षम व्यक्ति है तो उसे वाइफ या डाइवोर्स या फिर मदर या फादर या फिर चिल्ड्रन को एक मेंटेनेंस की राशि प्रदान करना है, यानी कि देना है। चाहे वो कोई वाइफ हो, चाहे वो डाइवोर्स की हुई हो, या फिर मदर फादर हो, या फिर चिल्ड्रन हो, बच्चे हो, उन्हें एक राशि प्रदान की, मेंटेनेंस की राशि प्रदान करनी होती है। ये कौन कहता है, ये अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो सीआरपीसी 125 के तहत ये हमारे सीआरपीसी में ये सारी चीजें लिखी हुई है। वो राशि कितनी हो सकती है, तो वो राशि 500 रुपए है। कितनी राशि है, 500 रुपए की राशि, ये लिखा हुआ है एज इट इज। इसके तहत 1975 में इनका ये मामला लोअर कोर्ट ने, सबसे पहले लोअर कोर्ट में 1975 में लोअर कोर्ट में ये ऑर्डर किया गया, लोअर कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि इन्हें एक मेंटेनेंस राशि प्रदान की जाएगी, क्योंकि इनका मामला बिल्कुल सही है और इन्हें दी जानी चाहिए। वो कितना है, 25 रुपए की का एक मेंटेनेंस राशि प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा आदेश दिया गया। इसके अगेंस्ट में 1980 में अहमद खान ने, क्योंकि वो खुद लॉयर है, तो वो हाई कोर्ट जाते हैं और एक पिटीशन दायर करते हैं, जिसमें से एक बार फिर से अहमद खान के अगेंस्ट में अहमद खान इनके खिलाफ एक जजमेंट आता है, और हाई कोर्ट इस बार ऑर्डर में कह देती है कि इन्हें 25 नहीं, 179.20, यानी कि लगभग 180 रुपए की राशि आपको प्रदान करनी है, 25 रुपए की राशि प्रदान नहीं करनी है। तो आप देख रहे हैं शाहबानो का जो केस है, इसमें जो फैसला हाई कोर्ट यहाँ तक है, यहाँ तक उन्हीं के पक्ष में किया गया, कि उन्होंने माना कि लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है और आपको इतनी नहीं, इतनी राशि प्रदान करनी है। बाद में थोड़े समय के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में सुप्रीम कोर्ट वो जब जाते हैं, तो यहाँ पर 5 जजेस की एक बेंच आती है, जिसमें से चीफ जस्टिस होते हैं वाईवी चंद्रचूड़, आपने नाम सुना होगा इनका, वाईवी चंद्रचूड़ साहब। और 5 जजेस की बेंच ने एक फैसला दिया कि इन्हें आप 179.20 की राशि तो दे ही रहे हैं, प्लस साथ में आपको 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्यों एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि इनको इतनी तरह की तकलीफें, क्योंकि एक बार फिर से जो फैसला हुआ शाहबानो के पक्ष में हुआ। आप देख रहे हैं शाहबानो जीत रही हैं, हर जगह जीत रही है, लोअर कोर्ट में भी वो जीती, हाई कोर्ट में भी जीती, और सुप्रीम कोर्ट में जब फिर से अहमद खान साहब ने पिटीशन दायर की, तो वहां पर वाईवी चंद्रचूड़ और उनकी 5 जजेस की बेंच ने एक फैसला सुनाया कि 5,000 रुपए आपको
एक्स्ट्रा देने होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सफ़र किया, कई सारी जगह आपने उनको नचाया है, मतलब कहने के कि बहुत परेशान किया, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में वो गई और उनके बहुत सारे पैसे लगे होंगे और इस वजह से उन्हें 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। तो इस तरह से जो फैसला आ रहा है वो मोर और लेस किसके पक्ष में आ रहा है? शाहबानो के पक्ष में आ रहा है। और बाद में 1985 में इसी केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक निर्देश दिया कि आप यूसीसी को इम्प्लीमेंट करें। यूसीसी को लाएं, कि यानी कि सभी समाज, यूसीसी लाने का एक मेन मुद्दा तभी से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बिल्कुल तभी से स्टार्ट हो गई कि आप एक यूसीसी बनाएं, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएं जिसके तहत ये सारे डिस्प्यूट्स ना हो सके, मतलब कोई, क्योंकि इनका मानना क्या था, जो अहमद खान साहब का मानना था कि 1937 के एक्ट के अकॉर्डिंग, 1937 के एक्ट के अकॉर्डिंग आप जो फैसला कर रहे हैं, हमारा जो फैसला होगा, मुस्लिम समुदाय का जो फैसला होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? शरीयत एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। आप इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि ये जो मामला है सेक्शन सीआरपीसी 125 के तहत, ये जो पूरा मामला है, इस पर हम इंटरवीन कर सकते हैं। और वैसे भी डिसोल्यूशन, मैंने आपको वो एक्ट बताया था 1939 का जो एक्ट था, उस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है डाइवोर्स के मामले में। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा केस आपको समझ में आया होगा। 1985 में ये सारी चीज़ें हुई और बाद में इनके फैसले को पलट दिया जाता है। कौन पलटता है, मैं आपको बताता हूँ। उस समय की जो करंट गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट थी राजीव गांधी जी। उसी समय 1984 और 1985 में बनते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। और उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो इस फैसले का विरोध करती है और मुस्लिम लॉ के पक्ष में एक फैसला आता है, जिसकी वजह से ये जो जजमेंट है, ये जो शाहबानो का जो केस है, उसके साथ एक तरीके का अन्याय होता है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि इंडिया में काम करता है, उसके पक्ष में एक निर्णय दिया गया। राजीव गांधी गवर्नमेंट एक एक्ट लाया गया जिसके तहत ये कहा गया कि जितने भी डिसीजन हैं पर्सनल मैटर्स के, वो सारे मुस्लिम समाज के सारे उसी एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, जो कि पहले से चला आ रहा है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इनजस्टिस उस समय हुआ, राजीव गांधी गवर्नमेंट की जो एक्ट आया, हालांकि वो एक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन उस एक्ट के कारण कितना बड़ा इनजस्टिस हुआ शाहबानो जी के साथ। शाहबानो के साथ एक तरीके का आप कहें डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और यही सारे जो फैसले हैं, इन्हीं सारी चीजों को हटाने के लिए तो है यूसीसी ये नहीं कहता कि आप अपने समाज की जो परंपरा है, जो अच्छी परंपराएं हैं, उन्हें आप हटाएं। यूसीसी कहता है जितने डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, जो किसी एक सेक्शन को या किसी पुरुष को किसी महिला से कम अधिकार देते हैं या ज्यादा अधिकार देते हैं, तो उन सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को हटा दिया जाए, ये कहता है यूसीसी। तो आप देख रहे हैं किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इसी तरह का कुछ डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का केस आया था शायरा बानो का। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आप क्या है चीजें हैं स्लाइड में। तो मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आर्टिकल 14 के तहत क्या कहा गया है? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको परेशान नहीं होना है, शायरा बानो का भी केस मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये कहता है टू एड्रेस द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वनरेबल ग्रुप, मतलब कि आप वनरेबल ग्रुप्स के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उन्हें अवॉइड करें, एड्रेस करें और उसके तहत कुछ अच्छे लॉज बनाएं, हार्म नहीं बनाएं, हार्मनाइज करें। मतलब कंट्रीज में जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, समाज में जिस तरह के लोग रह रहे हैं, उन सभी के बीच में एक हार्मनी डेवलप हो, एक सभी लोग मिलजुल कर रहें, उनके कल्चर का हम सम्मान करें और साथ ही साथ सारी चीज़ें एक जैसी हो। यही सारी बातें यहाँ पे आपको इंग्लिश में हिंदी में लिखी हुई है। सारी चीज़ें वैसे मैंने आपको बता दी हैं। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये वही सक्सेशन एक्ट है के नाम से जाने वाला एक विधेयक पारित किया गया। सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे स्लाइड में दी गई हैं। तो जहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ अलग है, अच्छा एक कोट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा यूसीसी को तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि राष्ट्र तैयार ना किया जाए, इसलिए सही समय आने पर यूसीसी को लागू करने की जिम्मेदारी भावी पीढ़ी को हस्तांतरित कर दी गई। यानी कि उस समय ऐसी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि करंट सिनेरियो में अगर बात करें तो 1947-52 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 52 में उस समय देश तुरंत आजाद हुआ था। कई सारी चीजों को समेटने की कोशिश की गई थी, मतलब सेक्शंस को, हमारा जो भारत जो टुकड़ों में बट रहा था, उन सभी को जोड़ने का एक प्रयास था, सभी समाज को इकट्ठा करने का एक प्रयास था। उस समय सरदार वल्लभ भाई जिस तरह की चीजें की,
जिस तरह का प्रयास किए उस हिस्ट्री पर अभी हम लोग बहुत डिस्कशन नहीं करना चाहते। जिस तरह के उनके प्रयास थे कि सभी पूरे देश को एकत्रित या यूनिटी लाई जाए सभी समाज में, सभी समाज के लोगों में। उनके एक प्रयास वो नहीं चाहते थे उस समय कि कोई भी वर्ग, कोई भी मुस्लिम वर्ग या कोई भी वर्ग इस तरह के लॉ से या कोई नए लॉ से भड़क जाए और वो अपने आप को अलग करने की डिमांड करे। इस वजह से, और उस समय का समाज भी इतना डेवलप नहीं था, वो लोग इतना ज़्यादा नहीं सोच पाते थे। आज के समय पर आप सभी सोच सकते हैं, आप एस्पिरेंट हैं या जो एस्पिरेंट नहीं देख रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि इस तरह के लॉज की नीड क्यों है, ठीक है? किस तरह से रिफॉर्म होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पर भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी समाज का अंग है। अगर आप कोई हिंदू हैं तो आप इस पक्ष में ज़रूर होंगे, मुझे लगता है कि आपकी सोसाइटी में किसी भी सेक्शन के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि अगर उसके साथ होगा तो कहीं न कहीं आपके साथ भी हो सकता है। तो आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे? तो ये जो शायरा बानो का जो केस है, इसको हम लोग सेकंड पार्ट में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो जो सायरा बानो केस है, इसके अलावा जो सरला मुद्गल का केस है, सरला मुद्गल का केस है जो, इसके अलावा किस तरह से आर्टिकल 25 इसका वायलेशन नहीं करता, आर्टिकल 25, 26 किस तरह से मुस्लिम्स का जो मानना है, जो सपोर्ट में कि आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन हो जाएगा, या ट्राइबल कम्युनिटी का जो मानना है कि इस यूसीसी के आने से 25, 26 का वायलेशन हो जाएगा, किन क्या छोटे छोटे एंगल्स हैं, उनके बारे में हम लोग अब डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ में साथ एक कंक्लूजन देंगे, क्या एम होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग एक सेकेंड पार्ट की वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप सेकंड पार्ट का इंतज़ार करिए और हम फिर से मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों तो आप मुझसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करते हैं, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो या प्रयास अच्छा लगा हो, तो क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगता है इन सारी वीडियोस को बनाने में, तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है और किस तरह से आप यूसीसी के बारे में आपको छोटा सा ओवरव्यू तो मिल ही गया है, तो आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या आना चाहिए, यूसीसी हमारे भारत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस पर भी आप चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं। और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बाकी चीज़ें सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। और इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम या फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं चाहे तो। और हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा।